तो मॉक टेस्ट में आते हैं। तो मॉक टेस्ट हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग को भी टाइम दूंगा, आप लोग भी करिएगा, साथ में मैं आपको करवाऊंगा। लिखा है अ फायर आउट इन द बेसमेंट ऑफ द हाउस। तो आप लोगों को मैं यहां बताना चाहूंगा, अपने हिसाब से सारे बच्चे आंसर देंगे। ये जो आपका होता है ब्रेक आउट, ये क्या हो गया, ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक आउट का मीनिंग होता है स्टार्ट सडनली, यानी किसी चीज का अचानक से शुरू हो जाना। अच्छा, जैसे मैंने ये बात आप लोगों से बोली है कि ब्रेक आउट का मतलब स्टार्ट सडनली होता है, यानी अचानक से किसी चीज का शुरू हो जाना, तो कहीं कहीं हमारे दिमाग में ये चीज आता है कि क्या अचानक से शुरू हो जाना भाई। जैसे मान लीजिए वार है, ठीक है, फाइटिंग है, और कोई भी चीज एटसेट्रा, कोई भी ऐसी चीज जो अनडिजायरेबल हो, यानी जो चीज हम नहीं चाहते, जो अनप्लेजेंट चीजें होती हैं, इन चीजों का अचानक से शुरू हो जाना ब्रेकआउट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जो ये फॉरेस्ट फायर्स हैं हैव ब्रोकन आउट अक्रॉस इंडोनेशिया। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया अक्रॉस इंडोनेशिया। एक बार प्लीज ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि हमने लिखा फॉरेस्ट फायर्स जो है हैव ब्रोकन आउट, यानी जो पूरे इंडोनेशिया में फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो फैल चुकी हैं। तो अचानक से किसी चीज का शुरू हो जाना, चाहे वो आग हो, चाहे वार हो, चाहे फाइटिंग हो। तो आपने देखा अब फायर आउट इन द बेसमेंट ऑफ द हाउस, तो इस हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, यानी ब्रोक आउट लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं वो आंसर कर रहे हैं बर्नट आउट, जो कि गलत है। सही मायने में जो आंसर होना चाहिए आपका ब्रेकआउट होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट देखिए यहीं पे गलत हो गए। तो मैं आपसे बोलता ये हूं कि आपको किस बात की जल्दबाजी है। ऐसा तो नहीं है मंडप में दुल्हन बैठी है, मुहूर्त निकला जा रहा है, आप नहीं जाएंगे, ये दुनिया की आखिरी लड़की है, वो निकल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो आप एक काम करा करें, आप ध्यान से पढ़ा करें, चीजों को समझा करें, फिर लगाया करें। तो आंसर ए होगा। और आप आंसर बर्न आउट कर रहे हो, आपको लग रहा होगा अरे यार जल गया, फायर है तो बर्न होना चाहिए, है ना। तो हम दिमाग अपना कहीं पे और रख के आके बेच आए हैं। अरे भाई कहां से हो जाएगा, ब्रोक आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए, और इसलिए मैंने ये समझा भी दिया, देखिए फॉरेस्ट फायर्स है ब्रोकन आउट अक्रॉस इंडोनेशिया, स्टार्ट सडनली किसी चीज का। चलिए नेक्स्ट पे, यहां पे कह रहा है कि हमसे एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। तो एक्टिव वॉइस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब पे देखना है। कभी भी आप देखेंगे अगर इज आया है, एम आया है, आर आया है और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो इस कंडीशन में जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस। तो कभी भी आप लोग देखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस है तो आपका पैसिव वॉइस होगा इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इज, अगर आई सब्जेक्ट होता है तो एम, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आर। तो भाई उसके हिसाब से ये हेड को हम काटेंगे, इज भी नहीं होगा, बीन डन भी नहीं होगा, तो अनिल डज, अनिल सब्जेक्ट है, डज हमारी वर्ब की पहली फॉर्म है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, लिखा है कि द वेदर रिपोर्ट शोज द ऑफ रेनफॉल। अच्छा, अब वेदर रिपोर्ट दिखाता है क्या, ट्रैंक्विलिटी ऑफ रेनफॉल, मोबिलिटी ऑफ रेनफॉल, वैलिडिटी ऑफ रेनफॉल या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल। एक एक करके पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि जो ट्रैंक्विलिटी वर्ड है ये बना किस शब्द से है, आपने कहा सर ट्रैंक्विल शब्द से बना है। ये ट्रैंक्विल होता क्या है, ट्रैंक्विल सही मायने में होता है एक आपका पीसफुल और यू कैन से काम स्टेट, यानी एक ऐसी अवस्था की हम बात करते हैं जो बिल्कुल पीसफुल हो, जो बिल्कुल काम हो, ठीक है, जिसे हम लोग शांत बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो जैसे काम, जैसे मॉलिफाई, या फिर आप लिख सकते हो एले, या आप लिख सकते हो पैसिफाई। ये सारी चीजें बहुत बार बता चुका हूं, इनका मतलब शांत होता है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इजिली मूव्ड, ठीक है, मतलब जो चीज फ्रीली मूव हो जाए। जैसे देखिए ये मूवमेंट हो रही है, इजिली हो रही है मूवमेंट, ठीक, तो आप भी करके देख सकते हो इस तरीके से। तो जो चीज मोबिलिटी इजिली मूव्ड। और वैलिडिटी क्या होती है, बहुत बार ऐसे बड़े आसान शब्द हमारे सामने आते हैं लेकिन उन आसान शब्दों को हम कर नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है कि हमें लगता है ये तो हमें पहले से आता है। तो कभी वैलिड पूछे या वैलिडिटी पूछे और आपको इसका सिनोनिम पूछे तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है लॉजिकल। जो चीज लॉजिकल होता है, या जो चीज आपका रीजनेबल होता है, या जो चीज आपका रेशनल होता है, यानी कोई ऐसी चीज जो बेस्ड होती है लॉजिक पे, आइडियाज पे,
ठीक है, उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस। भाई उस लड़के के पास होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितना चांस है, जिसको हम एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं, कितनी उम्मीद है उसके पास होने की। तो यहां पे वो पूछ रहा है कि जो वेदर रिपोर्ट है वो एक्चुअली में पॉसिबिलिटी दिखाती है, वो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी दिखाती हैं, संभावना दिखाती हैं, क्योंकि वो आपको सर्टेनिटी तो शो नहीं कर सकती हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी दिखाती है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, फोर्थ पे आते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि सर हमें आप डायरेक्ट नरेशन बताइए। डायरेक्ट नरेशन बताना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, हम वर्ब को सबसे पहले देखेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे उड है, तो भाई मेरे उड का क्या हो जाएगा? आपने कहा उड का तो सर बिल होना चाहिए, हाँ जी। आपने कहा यहाँ पे उड था, काट दिया। अच्छा, दे का क्या होना चाहिए? दे का भी होना चाहिए। आपने कहा यहां आई है, ये भी काट दिया। यहां विल भी लग गया, क्योंकि उड के बाद पर वर्ब की पहली फॉर्म, तो विल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म उड भी, ये हो गया। और वैसे भी द नेक्स्ट डे का टुमारो हो जाएगा, यहाँ विल बी गो वैसे ही गलत हो गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहां देखिएगा 5वें नंबर पे क्या पूछता है हमसे। पहले तो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना है। Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. There is no need it select no substitution. ठीक है। अच्छा जी, for a little while विनोद was the media's blue-eyed boy। कह रहा कि for a little while, थोड़े से ही समय के लिए, लेकिन विनोद जो है वो मीडिया का blue-eyed boy है। blue-eyed boy का मतलब क्या होता है? Who is liked very much। Who, ऐसे समझिए, who is liked या admired very much, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता हो, ठीक है, या बहुत एडमायर किया जाता हो, उसे हम ब्लू आइड बॉय बोलते हैं। अब यहां पे ब्लू शर्ट बॉय लिखा था, ग्रीन आइड बॉय लिखा था, बिग नेम बॉय लिखा था, गलत है। नो सब्स्टिट्यूशन, यहां पे किसी तरह के किसी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सही है। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए, नोट करके सारे बच्चे यहां पे लिख लेंगे, अगर कभी भी ग्रीन आइड आता है, ये एक ईडियम होता है, इसका मतलब क्या होता है? जेलस होता है, ठीक है, यानी ईर्ष्या रखना किसी से। जेलस मतलब क्या होता है? ईर्ष्या रखना, यानी जो एक वर्ड होता है डिस्ट्रस्टफुल, ये भी हम इसके लिए लिख सकते हैं। तो कभी ग्रीन आइड आ जाए तो इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बार प्लीज मुझे ये बता दीजिए आप सभी लोग, क्या आपको स्पीड फ्लो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हर चीज प्रॉपरली समझ में आ रही है? मैं बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं हूं? एक बार प्लीज यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो प्रैक्टिस बैच हमारा 1 मार्च से शुरू होने वाला है, उसके लिए बता दूं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। तो फीस के लिए आप लोग बार बार बोल के मुझे शर्मिंदा ना किया करें। वैसे भी मैंने हमेशा से फीस बहुत कम रखी है और हमेशा डिलीवर ज्यादा किया है, ठीक है। बताइए आप सभी लोग एक बार, स्पीड ओके है, सब कुछ मतलब आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऑल ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि एंटेनिम आपको बताना है, और एंटेनिम बताना है मेलनकॉली का। एक बार जरा सेंटेंस पढ़िएगा, द मेलनकॉली सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में अगर आंसू आ गए और सॉन्ग था मेलनकॉली, मतलब वो दुखी। मेलनकॉली का मतलब हो गया भाई सैड, ठीक है। अच्छा, जिसे हम लोग ग्लूम बोल देते हैं, ग्लूम नहीं तो ग्लूमी आ जाता है। और ये वर्ड भी मैंने आपको बताया है कितनी बार कि दैट इज क्रेस्ट फॉलन। ये नहीं आएगा तो डिस्पॉन्डेंट शब्द मैंने बताया है, डिस्पॉन्डेंट हो गया, या फिर भाई डिजेक्टेड हो गया, या डिजेक्टेड नहीं आता है तो हमने आपको डिप्रेस्ड भी वर्ड बता रखा है, क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेस होता है तो वो ऑब्वियस सी बात है दुखी होगा, क्योंकि डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या होगा? दुखी होगा। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या होगा? दुखी होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे एक वर्ड और आता है दैट इज डॉल्ड्रम। तो इन सब का मतलब क्या होता है? दुखी होना, तकलीफ में होना, ठीक। इनको सब लोग याद कर लीजिएगा। अब यहां पे आता है हमारा सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब होता है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं लोनली, यानी अकेलापन, ठीक है। एक्सटैसी का मतलब क्या होता है? एक्सटैसी का मतलब भी मैंने आपको खैर कई बार बताया है, इसका मतलब होता है डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है? इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सल्टेंट। अब आप कहोगे सर एक्सल्टेंट का मतलब क्या होता है? ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है भाई? आपने कहा सर ग्लीफुल। तो मिला जुला करके मैं इसका मतलब ये कहना चाहता हूं कि इसका मीनिंग होता है
जुबिलेंट, जुबिलेंट इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, या इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, खुशी। अच्छा जी, अब आपने कहा ट्रेमेंडस शब्द लिखा हुआ है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है वेरी ग्रेट इन अमाउंट या स्केल। ठीक है, मैंने क्या बोला, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, कोई चीज जो अपने अमाउंट में या आप कह सकते हैं अपने स्केल में बहुत बड़ा हो, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूज बोलते हैं। सिनोनिम जिसे हम क्या बोलते हैं, आपने कहा इनॉर्मस बोलते हैं, या इसको हम लोग मैसिव भी बोल सकते हैं, या हम इसको मैमथ भी बोल सकते हैं। ह्यूज बहुत विशाल, बहुत बड़ा। अच्छा जी, एस्थेटिक मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्यूटी। इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी, या आप सिंपल सी बात लिख सकते हैं खूबसूरती, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये तो मिला जुला के इसका मतलब दुखी होता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन आपको जितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं ना, आप ऐसी ही चीजों को पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द सुपरवाइजर इन द एग्जामिनेशन हॉल, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या उसे टीचर बोलते हैं, नहीं, मॉनिटर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, इन्विजिलेटर बहुत बार पूछा जा चुका है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका टीचर इर्द गिर्द आपके घूम करके चेक करता है, तो वो इन्विजिलेटर होता है। अब यहां पे देखिएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, लेकिन सबसे पहले सारे शब्दों को एक एक करके देख लेंगे। हमारी वोकैबुलरी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। एक शब्द हमारे सामने दिया है सगेसियस। सगेसियस को हमेशा याद रखिएगा, जैसे सेज आपने सुना होगा बहुत सारी मूवीज में, सैया जी की सेज। ठीक है, तो सेज से हमें ये ले लेना है कि सेज हमेशा इंसान को खुशी देती है ना। तो सेज, या हम जिसे बोल सकते हैं कि सिंपल शब्दों में विजडम, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सेंसिबल। अब ये बच्चों को याद हो गया कि भाई इसका मतलब होता है बुद्धिमान। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए सेपियंट शब्द है, बहुत पूछा जाता है, और सेज शब्द बहुत पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। श्रीव्ड शब्द बहुत पूछा जाता है, और ये ज्यूडिशियस शब्द बहुत पूछा जाता है। और उसके साथ साथ एक वर्ड है आपके सामने प्रूडेंट, और प्रूडेंट के साथ एक वर्ड है आपके प्रोफाउंड, और एक शब्द है आपका स्कॉलर। ये सारे वर्ड्स एक्चुअली में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे स्कॉलर हो, प्रोफाउंड हो, प्रूडेंट हो, श्रीव्ड हो, सेपियंट हो, जुडिशियस हो, सेज हो, इनका मतलब बुद्धिमान होता है। ठीक है, अब बात आता है क्रेडुलस का। क्रेडुलस क्या होते हैं, इजिली डिसीव्ड, जिनको बड़े आसानी से धोखा दिया जा सके। होते नहीं कि जैसे मान लीजिए नए नए बच्चे आते हैं, उन्होंने किसी बड़े टीचर का नाम सुन लिया, अब टीचर ने उनको बरगला दिया, या किसी इंस्टीट्यूट वाले ने बरगला दिया, 35,000 20,000 मुखर्जी नगर जैसे दिल्ली में जाकर के वो दे बैठते हैं, मतलब यूपीएससी के बराबर की फीस दे आते हैं वो लोग, और पढ़ाते क्या है, चुल्लू भर का पढ़ाते हैं। तो किसी को आसानी से बरगला लेना, किसी को आसानी से धोखा दे देना, तो इसको हम ये कह सकते हैं इजिली डिसीव्ड, जिसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं इनोसेंट। ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे, जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चे इनोसेंट होते हैं। ठीक है, जिनको आप इजिली क्या करते हो, बरगला सकते हो। अब हमने देखा कि यहाँ डिमिन्यूटिव्स लिखा हुआ है। डिमिन्यूटिव्स का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, जो चीज बहुत छोटी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल, एकदम इतनी भर की चीज। ठीक है, ओके। अब हमने देखा कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। एक तो शब्द आता है आयोटा, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद एक शब्द बड़ा पूछा जाता है मिनस्क्यूल। मिनस्क्यूल के साथ एक शब्द याद रखिएगा, दैट इज मिनट। ये बड़ा पूछा जाता है। मिनट का मतलब यहाँ पे वो मिनट से रिलेट करके समझिए कि जैसे जो चीज बहुत लिटिल होती है, बहुत स्मॉल होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिटिव लिख दिया, मिनस्क्यूल लिख दिया, आयोटा लिख दिया, डिमिनिटिव लिख दिया। ठीक है, ठीक है। एक शब्द और लिखिएगा मिनिएचर, ये बड़ा पूछा जाता है। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, मिनिएचर, मिनस्क्यूल, मिनट, लिटिल, स्मॉल, और कभी कभी बिट भी दे देता है, और कभी कभी पार्टिकल भी दे देता है। इनका भी मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, ओके। अब भाई आते हैं यहाँ पे, अगर मैं स्पेलिंग की बात करूंगा तो कॉर्पोरियल जो लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग में गड़बड़ है, यहां पे ई हटा दीजिए। कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये मटीरियल ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। देखिए, मटीरियल चीज, जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जो भौतिक जीवन से संबंध रखती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका शरीर है, ठीक है, तो ये भौतिक जीवन में ही तो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ये घर है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये कार है, ये फोन है, ये मोबाइल है, ये लड़की है, वो औरत है, उनके बच्चे हैं, ये सब मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड है। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट, जिसको हम एक्चुअली में बोलना चाहें तो हम बॉडीली, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं,
बॉडीली बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपने कहा सर फ्लेसी बोल सकते हैं, तो ये होता है हमारा कॉर्पोरियल। तो इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ था और इसकी मीनिंग भी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। क्लियर है भाई सब लोगों को? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे लिखा है टू गो डाउन इन फ्लेम्स, ये हमारे सामने ईडियम है। एसेट्स, हाँ एसेट्स भी आप लोग बोल सकते हो। और अभी अगर जो लोग जुड़ रहे हैं प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू एंड सडनली। आप लोग माफ करिएगा, मैं आप लोग को समय नहीं देता। आप लोगों को ऐसा लगता है जब तक मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूं ना तब तक आप अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो टू एंड सडनली एंड कंप्लीटली, देखो अब मैंने ये चीज लिखी है, तब तक आपके पास समय रहता है अपना आंसर देने का। अगर मैं अलग से जैसे रुक करके दूं कि भाई 1 मिनट ले लो या 30 सेकंड्स ले लो तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो टू गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है टू एंड सडनली और कंप्लीटली, किसी चीज को अचानक से और पूर्ण रूप से एंड कर देना। फिर सुनिएगा, किसी चीज को अचानक से या पूर्ण रूप से खत्म कर देना। तो इसको देखो यहां ऑप्शन में क्या आया है, किसी चीज को पूर्ण रूप से जला देना, टू टेक रिस्क होल हार्टेडली, पूर्ण रूप से किसी चीज को लेकर के रिस्क लेना, टू फेल। अब अगर हमने किसी चीज को सडनली या कंप्लीटली एंड कर दिया तो मतलब टू फेल। तो अब एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही देगा, हो सकता है कि एग्जामिनेशन के अंदर ये दे दे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में ईडियम्स को रट के नहीं जाना है, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करके जाना है। अगर ये नहीं आता है तो हो सकता है ये चीज आ जाए, ठीक है। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा होगा, तीसरा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा ह्यूमन। अब जैसे इसको देखिएगा ध्यान से, ह्यूमन मतलब होता क्या है। जैसे अच्छा एक बात बताइए, आपने ये इनह्यूमन सुना ही होगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मीनिंग सेवेज होता है, इसका मीनिंग क्रूएल होता है, इसका मीनिंग ब्रूटल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग निर्दयी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसके अपोजिट ह्यूमन की बात करूंगा तो ह्यूमन का मतलब क्या हो जाएगा? आपने कहा इसका मतलब जेनरस हो जाएगा, इसका मतलब बिनाइन हो जाएगा, इसका मतलब काइंड हो जाएगा, ठीक है। तो काइंड है, बिनाइन है, जेनरस है, ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। अच्छा अब आप कहोगे सर इन सब का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है भाई, इनका मतलब दयालु होता है। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इसका सिनोनिम हो सकता है आपको फ्रेंडली दे दे, इसका सिनोनिम हो सकता है आपको एमिएबल दे दे, हो सकता है इसका सिनोनिम आपको एमिकेबल दे दे, ठीक है। तो ये जो एमिकेबल है, एमिएबल है, फ्रेंडली है, ये भी दे सकता है। तो आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है सर ये क्यों दे देगा? क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, जो लोग जेनरस होते हैं, बिनाइन होते हैं, काइंड होते हैं, या जिनको हम लोग अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं या अल्ट्रुइस्टिक या अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, तो ऐसे लोग दयालु होते हैं। तो जो व्यक्ति दयालु होता है जाहिर सी बात है वो फ्रेंडली, एमिएबल या एमिकेबल हम उसके लिए बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा भाई कि जो सिनोनिम है उनको रटना नहीं है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि दयालु लोग फ्रेंडली होते हैं। तो यहाँ पे कॉर्डियल जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, जेनरस भी सिनोनिम हो जाएगा, फॉरगिविंग भी हम इसके सिनोनिम में ले सकते हैं, मर्सीलेस इसका अपोजिट हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? एंटेनिम पूछ रहा है। और अगर ये नहीं आएगा तो हो सकता है कि ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, इसमें से कुछ भी इसका एंटेनिम पूछा जा सकता है। दीज आर एंटेनिम्स, ठीक। लिखा है रफेल समोन्स फीदर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू अपसेट या टू अनॉय समवन, किसी को अपसेट करना, या हम कह सकते हैं टू इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करना, किसी को अनॉय करना, किसी को अपसेट करना, ये होता है रफेल समोन्स फीदर्स। अब जरा यहां पे देखिएगा आपके ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी गई है। बी रिलैक्स्ड एंड इन कंट्रोल गलत है, डू समथिंग वेरी इजिली ये भी गलत लग रहा है, मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेक समवन अनॉयड, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। दोज वर ओनली क्रोकोडाइल टीयर्स, जैसे कहते हैं ना घड़ियाल के आंसू, तो क्रोकोडाइल टीयर्स हम किसको बोलते हैं? जो लोग दुखी तो नहीं होते लेकिन दुखी होने का दिखावा करते हैं, यानी प्रिटेंड करते हैं। तो माइल्ड रिग्रेट होगा नहीं, रिग्रेट मतलब रिग्रेट करना होता है, यानी रिपेंट करना, पछतावा, रिमॉर्स करना होता है। ग्लूमी का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ग्लूमी का मतलब तकलीफ होता है, दुख होता है, मेलनकॉली या क्रेस्टफॉलन बोल सकते हैं, सैडनेस बोलते हैं। प्रिटेंडेड सैडनेस होता है यहां पे, मतलब दुखी की तो हम बात कर रहे हैं बट प्रिटेंडेड है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा
सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सारी मीनिंग को समझ लेते हैं। कॉशस का मतलब होता है अटेंटिव होना। अटेंटिव का मतलब होता है अवेयरनेस, यानी जिसको हम कहते हैं जागरूक होना, ठीक है, किसी चीज को लेके। एडमायरेबल का मतलब सबको पता होगा कि इसका मतलब अडोरेबल होता है, यानी किसी की प्रशंसा करना। रिनाउंस का मतलब होता है अबेंडन। अबेंडन का मतलब सही मायने में देखा जाए तो एक तरीके से हम इसको रिलिंक्विश बोल सकते हैं। रिलिंक्विश जिसका मतलब होता है किसी चीज को ना एक तरीके से गिव अप कर देना, यानी लीव कर देना, जिसको हम लोग डेजर्टेड बोलते हैं, यानी जिसे सही हिंदी में देखा जाए तो त्याग करना बोला जाता है। और मुझे लग रहा है कि ये आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा, ठीक है। जिसे हम लोग एक शब्द में और बोल सकते हैं, आपने कहा सर एब्डिकेट। एब्डिकेट भी आपको पता होना चाहिए, एबेंडन आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, एमपीएस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। किसके लिए? भगवान के लिए। यानी जिन लोगों के मन में भगवान के लिए या धार्मिक चीजों के लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं इम्पियस, जिसको हम लोग अनहॉली बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अनगॉडली बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनको गाली देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी की भी, चाहे भगवान हो, जानवर हो, इंसान हो, बस एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करिए आप। खैर, अब अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ है रिनाउंस के। इसका स्पेलिंग हो जाएगा रिनाउंस, ये होता है RENOUNC। तो हमने सबकी मीनिंग भी अंडरस्टैंड कर ली कि भाई इन सबकी मीनिंग क्या क्या होती है, वो सब हम लोग समझ गए, ठीक है। और बाकी इसकी स्पेलिंग भी हमने देख ली। अगला देखिएगा, पूछता है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आ गया भाई। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्या क्या चीजें दी गई है। लोकेशन, लोकेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं। ल्यूडिक्रूअस शब्द दिया गया है। ल्यूडिक्रूअस का मतलब क्या होता है? रिडिक्यूलस होता है, ठीक है। अब आप कहोगे ये रिडिक्यूलस क्या होता है? रिडिक्यूलस होता है आपका जिसको हम लोग एब्सर्ड बोलते हैं। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज बिल्कुल बेढंगा होता है, जो चीज बिल्कुल बेतुका होता है, तो उसे हम रिडिक्यूलस बोलते हैं या एब्सर्ड बोलते हैं, या हम जिसको फुलिश बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? अच्छा जी, यहां पे लॉन्गविटी दिया हुआ है, तो लॉन्गविटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग सर्विस, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, चाहे लॉन्ग लाइफ लिख लें, चाहे लॉन्ग सर्विस लिख लें, चाहे लॉन्ग एग्जिस्टेंस लिख लें, तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज की जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, बहुत लंबी है, वो भी लिख सकते हैं। सर्विस के लिए भी लिख सकते हैं, लाइफ के लिए भी लिख सकते हैं। अब भैया आपको पता चल गया होगा कि यहां पे दिक्कत है, ठीक है। तो ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? LIEUTE, LIEUTENANT, ल्यूटेनेंट। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक। क्लियर है? हाँ जी, ल्यूटेनेंट। डन। अगला देखिएगा। अच्छा, ये देखिए ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन अच्छा है। यहां पे पूछ रहा है कि रोम ग्रीव फ्रॉम ए स्मॉल टाउन ऑन द तीबर रिवर इन सेंट्रल इटली इनटू अ एम्पायर दैट अल्टीमेटली एम्ब्रेस्ड इंग्लैंड। चलिए एक बार इसका आंसर बताइएगा। अगर आप एक चीज यहां पे देखोगे ना, जो वास्ट, वॉल्यूमिनस, बॉन्टिफुल और लॉफ्टी लिखा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा सर ये तीन चीजें तो आपस में सिनोनिम लग रही हैं। कौन कौन सी चीजें? ये वास्ट, वॉल्यूमिनस, बॉन्टिफुल, ये तीन चीजें तो आपस में सिनोनिम हो गई। तो अगर तीनों आपस में सिनोनिम है तो इसका आंसर हम क्या करें? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, तब तक आप लोग अपना अपना आंसर दीजिएगा। वास्ट का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बिग। आपने कहा सर ये तो हम सबको भी पता है, जिसको ह्यूज बोलते हैं, हिंदी में विशाल कह लीजिए। वॉल्यूमिनस क्या होता है? देखो भाई, दो बातें समझना है। वॉल्यूमिनस जो होता है इसका हम दो रेफरेंस में यूज करते हैं। एक रेफरेंस होता है इसका क्लॉथ्स को लेकर के, यानी कपड़े को लेकर के। दूसरा होता है राइटिंग को लेकर के। अगर मान लीजिए हम राइटिंग के रेफरेंस में, राइटिंग मतलब होता है लिखने के, तो अगर हम लिखने के रेफरेंस में वॉल्यूमिनस शब्द का प्रयोग करें तो इसका मीनिंग आ जाता है लेंदी, ठीक है। जो चीज बहुत लेंदी होती है उसके लिए। क्लॉज के लिए अगर हम बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा लूज, ठीक है।
मतलब लूज का मतलब क्या हो गया, नॉट टाइट, यानी जो ढीला होता है, जो जैसे आपने कोई कपड़ा लिया और वो कपड़ा बहुत ज्यादा ढीला है, टाइट नहीं है, तो अगर वेरी लूज हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमने देखा वॉल्यूमिनस का हम दो कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, एक कपड़े के लिए और एक राइटिंग के लिए। राइटिंग के लिए बोलेंगे, लिखने को लेकर के बोलेंगे तो इसका मतलब लेंदी होता है। अगर हम इसका कपड़े के लिए, क्लॉथ के लिए बोलेंगे तो इसका मतलब वेरी लूज होता है, नॉट टाइट हम जिसको बोल सकते हैं, TIGST, ये एच लिखा हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं बॉन्टीफुल पे। तो बॉन्टीफुल का मतलब क्या होता है कि लार्ज इन क्वांटिटी, इसका मीनिंग होता है लार्ज इन क्वांटिटी, यानी अगर हमें किसी चीज की क्वांटिटी को लेकर के बताना है कि कोई चीज बहुत ज्यादा है, यानी किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मात्रा को दर्शाती है। तो अगर हमें किसी चीज के क्वांटिटी में बताना है कोई बहुत चीज ज्यादा है तो उसके लिए बॉन्टीफुल यूज करेंगे। लॉफ्टी शब्द आया है, तो लॉफ्टी का मतलब होता है थिक या रेजिलियंट, ठीक है। देखो इसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। कहां पे समझाऊं, कहां लेके जाऊं, देखिए इधर लेके आता हूं, ठीक है, लॉफ्टी को। तो इसका एक मीनिंग जो होता है वो होता है हाई, मतलब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। दूसरा इसका मीनिंग होता है जो चीज थिक होती है एंड रेजिलियंट होती है। लेकिन अब आपको यह समझना है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। थिक मतलब मोटा, रेजिलियंट मतलब फ्लेक्सिबल, मोटा और लचीला। तो ये क्या इंसान के बारे में बात हो रही है? नहीं, ये बात हो रही है ऊल के बारे में, यानी ऊन के बारे में, जिससे स्वेटर वगैरह बुना जाता है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, यहां पे साम्राज्य की बात हो रही है, एम्पायर की। तो भाई अगर हम वॉल्यूमिनस की बात करते हैं तो ये कपड़े और राइटिंग के रेफरेंस में आता है, गलत। अगर हम बॉन्टीफुल की बात करते हैं तो ये तो क्वांटिटी के बारे में आता है, यहां एम्पायर की बात कर रहे हैं। लॉफ्टी के बारे में बात करें, एक तो इसका मतलब हाई होता है, दूसरा थिक एंड रेजिलियंट होता है जो ऊल के रेफरेंस में आता है, ये भी गलत। एक ही चीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वास्ट, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या होता है कि भाई हमारे लिए जब हम गूगल करते हैं किसी चीज को, तो गूगल करेंगे तो वास्ट, वॉल्यूमिनस और बॉन्टीफुल, कॉपी या सैंपल सबको सिनोनिम बता देगा, ठीक है, अपनी जगह पे। लेकिन हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, हमें इनके कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड हमें रखना है, तभी जाकर के हम इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना आंसर दे पाएंगे। पहले बता दीजिएगा सभी लोग, बात मेरी क्लियर हो रही है आप सभी लोग को? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कहीं कहीं कंफ्यूजिंग होते हैं और मैं उम्मीद आपसे यही करूंगा कि जिस हिसाब से चीजें आपको बताई जा रही है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे देखिएगा। अब इसमें क्या करना है कि पहले बता दो, समझ में आ गया सबको? चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी जब भी क्लोज टेस्ट आए, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें नौकरी पाना चाहते हैं, सिलेक्शन पोस्ट में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो भाई आपको ये दो चीजों पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक आपका क्लोज टेस्ट और एक पैसेज तो वो पूछेगा ही पूछेगा। आपको दोनों में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि रीड द पैसेज केयरफुली। आप रीडिंग हमें क्यों करनी है, क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चे बिना रीडिंग किए हुए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भरने लग जाते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपको रीडिंग इसलिए करनी है कि एटलीस्ट आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में बात पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है। तो आप इसके थीम को, या आप कह सकते हैं इसके मेन आइडिया को, या किस चीज के बारे में बात हो रही है, एक तो ये समझ लें, और इसके पॉजिटिव या नेगेटिव किस दृष्टिकोण को दर्शाया जा रहा है वो समझ लें। और दूसरी चीज हमें समझनी होती है टेंस। अब कहोगे सर ये चीजें करनी क्यों है? ये इसलिए करनी होती है जिससे हम चीजों को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके साथ एक बार पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं हट जाता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि भाई आप वहीं खड़े रहते हो, हट जाया करो, स्टूडियो छोड़ के भाग जाया करो, थोड़ा हमें भी मौका दो। तो आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। शार्क टैंक हैज स्ट्रक अ कॉर्ड। पहले तो ये बता के हटूंगा, स्ट्रक अ कॉर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि अग्री विद इट, यानी किसी चीज से अग्री करना, अग्री विद इट। या किसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अप्रूव करना। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना। हम किसी चीज की स्वीकृति तभी देते हैं जब हम उससे क्या हो जाएं, सहमत हो जाएं, सिंपल है। तो ये ईडियम ध्यान रखिएगा। अब पूरी बात पढ़िएगा। शार्क टैंक हैज स्ट्रक अ कॉर्ड विद द एस्पायरिंग हार्ड वर्किंग। एस्पायरिंग मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत करने वाले लोग। हु हैव एंड स्टेक इन इंडियाज फ्यूचर इन वेरी शॉर्ट पीरियड सिंस इट्स। अब दो बातें दे दी।
तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई शार्क टैंक ने जो है अपनी शुरुआत के बाद से बहुत कम समय में, मतलब शार्क टैंक जब शुरू हुआ शुरुआत के बाद से ही बहुत कम समय के अंदर जो एस्पायरिंग और हार्ड वर्किंग लोग थे, यानी जो महत्वाकांक्षी और मेहनती लोगों को उसने क्या किया है कि प्रभावित किया है, और उन्हें ऐसा जिनमें लगा कि भैया ये जो बंदा है, ये जो कैंडिडेट है भारत के भविष्य में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर स्टेक दे सकता है, उस दृष्टिकोण की हिस्सेदारी दे सकता है, तो उसकी मदद भी हमें करनी चाहिए। आगे लिखा है व्हाट इज पर्टिकुलरली एक्साइटिंग टू ऑब्जर्व आर द स्टोरीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। अब हम कह रहा है कि यह देखना विशेष रूप से बहुत रोमांचक है कि जो इंडिया भर में दुनिया, मतलब हमारे पूरे भारत देश में जो हर जगह से कहानियां निकल के आ रही है। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। सेंटर स्टेज टू कर्व आउट दियर इंडिविजुअलिटी वाया एंटरप्रेन्योरियल। अब आगे हमें भरना पड़ेगा। तो वो कहना ये चाहते हैं कि हमें ये देखना विशेष रूप से रोमांचक है कि जो एंटरप्रेन्योरियल इंथुजियाज्म है, यानी जिसको उद्यमशीलता के उत्साह कहते हैं, उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को तराशने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तित्व है, कर्व आउट का मतलब यहाँ पे है तराशना, लिखना और लिख लीजिएगा, ठीक है, तराशने। तो अपने इंडिविजुअलिटी को, अपने व्यक्तित्व को तराशने के लिए भारत भर में कहानियां बिल्कुल केंद्र में आ रही हैं। कहने का मतलब दुनिया भर से स्टोरीज देखी जा रही, मतलब हर कोने कोने से लोग आ रहे हैं ना स्टार्क टैंक में। द शार्क्स हैव मेड incredible with new ventures ranging from gadgets startups to food firms। तो ये कहना चाहता है कि इन लोगों ने जितने भी नए वेंचर्स हैं, मतलब गैजेट से लेकर के, गैजेट स्टार्टअप से लेकर फूड फर्म्स तक, हर जगह इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो मिला जुला करके अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बात हो रही है शार्क टैंक की, जहां पे आपने देखा होगा कि कुछ कैंडिडेट्स आते हैं अपनी आइडिया के साथ, अपने विजन के साथ, और ये लोग उनके विजन, उनके आइडिया को सुनते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये चीज आगे जा सकती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं। सिंपल सी बात है। और दुनिया भर से ये कहानियां हमें देखने को मिल रही है। लोग अपने व्यक्तित्व को तराशने के लिए दुनिया भर से, मतलब पूरे इंडिया में, दुनिया भर का मतलब मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, इंडिया से आ रहे हैं सब लोग, और इन्होंने हर तरह के स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट डाला है। एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा, सब लोग क्लियर हो, सबको ये वाली बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो पहला देखिए, तो शार्क टैंक हैज स्ट्रक a chord with the aspiring hardworking people who have a and stake, who have a priority, who have a vision, who have a perception, who have consistency। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज को लगातार करते रहना, परसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट होना, है ना। तो ऐसा तो है नहीं भैया, आपके कंसिस्टेंट होने से वो पैसा नहीं दे रहे हैं। परसेप्शन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की समझ होना। एक्चुअली वो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रीसीडेंस होता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राथमिकता। क्या बोलते हैं, प्राथमिकता बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो विजन है, इसकी वजह से आपको पैसा मिल रहा है। तो सारे बच्चों ने ये सही किया है कि विजन एंड स्टेक इंडिया फ्यूचर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड सिंस इट्स डेब्यू, डिपार्चर या फॉर्मेशन। बात क्या हो रही थी, शार्क टैंक जो है जब से ये आया है, यानी जब से इसने डेब्यू किया है, बहुत कम समय के अंदर जो महत्वाकांक्षी और हार्ड वर्किंग लोग हैं उनसे इसने अपना समन्वय बनाया है, ठीक है। तो यहां पे जब से उसने डेब्यू किया, डिपार्चर थोड़ी होगा कि कोई शार्क टैंक ट्रेन है, डिपार्चर कर गई, प्रस्थान कर गई, ठीक है। फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसको फॉर्म किया गया है। इसने क्या किया है, अपना डेब्यू किया हुआ है। डेब्यू, नॉट फॉर्मेशन, डेब्यू, ठीक है। इनको देखो, ये सुधरेंगे नहीं। इनकी आंखों के सामने जो चीज दिख जाए कि भैया उनको साफ साफ तौर पे दिख रहा है फॉर्मेशन है, तो ये बस उनको वही लगाना है। बाकी हमको कुछ सोचना तो है ही नहीं कि यार एक बार हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिला भी लें। फॉर्मेशन मतलब गठन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन नहीं किया गया है, ये एक शो है। जैसे कोई एक्टर होता है, एक्ट्रेस होता है, इनको डेब्यू, जैसे शोज वगैरह होते हैं वो डेब्यू किए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज पर्टिकुलरली एक्साइटिंग टू ऑब्जर्व आर द स्टोरीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया।
ग्रेटिफाइंग सेंटर स्टेजेस, मेजरिंग, टेकिंग या रीइन्वेंटिंग। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सभी लोग, इसका क्या हो जाएगा। ग्रेटिफाइंग मतलब क्या होता है, ग्रेटिफाइंग मतलब होता है सेटिस्फाइंग, ठीक है। और मेजरिंग, मेजर तो आप लोग जानते ही हैं, किसी चीज को मेजर करना, मापना, स्केल करना किसी चीज को। टेकिंग, ठीक है। और लिखा है रीइन्वेंटिंग, रीइन्वेंटिंग मतलब होता है चेंज समथिंग, ठीक है। मैं समझा देता हूं, जैसे कोई चीज है आपने उसको बदल करके नया बना दिया, बिल्कुल नया बना दिया, तो उसे रीइन्वेंटिंग कहते हैं। तो रीइन्वेंटिंग होता है किसी चीज को बिल्कुल चेंज करके नया बना देना। तो यहां पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, टेकिंग सेंटर स्टेज टू कर्व आउट देयर इंडिविजुअलिटी वाया एंटरप्रेन्योरियल। आगे अभी हम भरेंगे तो पता चलेगा कि मतलब ये एंटरप्रेन्योरियल, इसके माध्यम से, ठीक है, लोग जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, जो अपना व्यक्तित्व है, उसको कर्व आउट कर रहे हैं, यानी उसको तराश रहे हैं। तो ये जो रोमांचकारी चीज देखने वाली ये है कि अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया भर से लोगों की कहानियां केंद्र में आ रही हैं। तो टेकिंग सेंटर स्टेज, टेकिंग सेंटर स्टेज। और देखो यहां पे अब, अच्छा एक लड़का बता रहा सर ग्रेटिफाइंग होगा, तो भाई तुम क्या कॉन्टेक्स्ट में ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग मतलब होता है प्लीज, जो आदमी एकदम संतुष्ट हो। और वो कह रहा है वाया एंटरप्रेन्योरियल, जो इंडिविजुअलिटी है, हर इंसान अपने आप को तराशने, यानी अपने व्यक्तित्व को तराशने के लिए दुनिया भर से उसकी कहानियां केंद्र में आ रही हैं, ठीक है। तो हम कहां से ग्रेटिफाइंग कर पाएंगे, टेकिंग प्लेस, टेकिंग सेंटर स्टेज। अगला देखना, नेक्स्ट क्या है, सेंटर स्टेज। इसमें था, ये 3 नंबर था, तो अभी 4 नंबर करना है। इंडिविजुअलिटी वाया एंटरप्रेन्योरियल इंटेग्रिटी, इंथुजियाज्म, कोलैबोरेशन, लिमिटेशन। इसका क्या हो जाएगा, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब पहले समझना क्या होता है, इंटायर। ये नहीं कि भैया ये देख लिया तो हमें यही करना है, इंटायर होल, जिसको हम लोग संपूर्ण कहते हैं। इंथुजियाज्म, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करने का मतलब होता है किसी के साथ एसोसिएट करना, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। लिमिटेशन लिखा हुआ है, लिमिटेशन मतलब होता है दायरा किसी चीज का, तो यहां पे हो जाएगा इंथुजियाज्म। अब क्या कर रहा है यार, कोलैबोरेशन कर रहा है, पागल। क्यों कोलैबोरेशन करना है, कोलैब मतलब क्या होता है, एसोसिएट करना, किसी के साथ मिलना, संघ बनाना, ठीक है। 2 लोग जुड़ जाते हैं, उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। जैसे आजकल जो रील्स पे नाचने वाली लड़कियां हैं या लड़के हैं, कहते हैं कि हमसे कोलैबोरेट करने के लिए, मतलब हमसे कोलैबोरेट करने के लिए मेल करिए, कोलैबोरेशन के लिए मेल करिए। कोलैबोरेशन का मतलब एसोसिएशन होता है, और वो बात ही नहीं कर रहा है, कुछ भी कर रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि ये देखना विशेष रूप से रोमांचक है कि उद्यमशीलता के उत्साह के माध्यम से ये एंटरप्रेन्योरियल इंथुजियाज्म, उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को तराशने के लिए भारत भर में जितनी कहानियां, जो स्टोरीज हैं, वो आ रही हैं, केंद्र में आ रही हैं। ये बात बोल रहा हूं। तो कहां से कोलैबोरेशन हो गया, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो कोलैबोरेट नहीं करते उनके साथ। ये अलग टर्म है। अगर सपोज करो आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, तो कोलैबोरेशन इज डिफरेंट थिंग, बट इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है। आप हमें इन्वेस्ट करके आप स्टेक ले जाते हो, हमारा शेयर लेके जाते हो, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा इंथुजियाज्म। क्लियर है। देखो एक क्या बोल रहा है बदतमीज, लव यू मुस्कान। बेटा क्या पता जिसको तुम मुस्कान समझ रहे हो वो कोई और हो, और क्या पता वो मूसा गुल मंजन करके रोज रगड़ के दबाए। जब उसकी ऐसे मुस्कान देखोगे ना, यहाँ तुमको खैनी दबी मिलेगी, तुम्हारी सारी आस्की चूर चूर हो जाएगी। पढ़ लो, बदतमीजी ना करो कमेंट में, समझे। बाद में बोलोगे कि सर ने बोल दिया, सर ने डांट दिया, ये सब मत करो। अगला देखो, 5वां, द साथ हैव मेड इनक्रेडिबल एग्रीमेंट्स, प्रोमिसेस, अकाउंट्स या एसोसिएशन विद न्यू वेंचर्स। नए वेंचर्स के साथ वो क्या बनाते हैं, अपने अग्रीमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोमिसेस नहीं होगा, अकाउंट्स नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, अग्रीमेंट्स होगा।
आज ज्यादा लोगों ने मटिया पलीत कर दी, इतना समझाने, पूरी हिंदी मीनिंग प्रॉपरली समझाने के बाद भी दिमाग लगा नहीं, बस तुक्का लगा है यहाँ पे। तो अगर इसी तरीके से तुक्का लगेगा तो एग्जाम में भी तुक्का लगेगा। ठीक है, एक लड़का सही बोल रहा है, वो मुस्कान नहीं, वो मुकेश हो सकता है। तो अभी तुम मुकेश की जो तुम वो है ना मुस्कान देखना चाहते हो, तुम्हारा भरोसा मुस्कान से उठ जाएगा, ध्यान रखना इसका। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। कहता है कि पीपल ऑफन बिकम हेल्पलेस वाइल डीलिंग विद एंजाइटी। कह रहा है कि जब बात आती है एंजाइटीज को डील करने की, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे हैं यंग एज में ही एंजाइटी का शिकार हो जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं चीजों को लेकर के। तो एंजाइटी से जब डील करने की बात आती है तो लोग प्रायः क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, यानी मजबूर हो जाते हैं। एंजाइटी कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। अच्छा, एंजाइटी होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सम ऑफ विच कैन इमर्ज फ्रॉम हाइपरटेंशन, वो एक हाइपरटेंशन भी उन कारकों में से एक हाइपरटेंशन भी हो सकता है। इनएबिलिटी टू शेयर वंस थॉट, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिजर्व होते हैं, शाई होते हैं और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट नहीं होते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आप अपने मन में जो बातें चल रही है उसको किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं। सडन कंटेक्चुअल डिफरेंसेस, जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और किसी चीज को लेकर के आपका मतभेद हो रहा है, तो उसको लेकर के भी हो सकता है। ब्रोकन रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर देखा जाए तो लोगों के रिश्ते टूटते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप, इसकी वजह से भी लोग एंजाइटी में आ जाते हैं। वर्क स्ट्रेस भी एक कारण है, एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो एंजाइटी का कारण बन सकते हैं। द फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑल्सो नोन एज फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक्चुअली ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है। इस मेंटल डिसऑर्डर में लोगों को ये डर सताता है कि कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। और एक डॉक्टर ने, बहुत बड़े एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस चीज को बताया, ये ज्यादातर इससे शिकार लोग सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया पे जो उनके कलीग होते हैं या जो उनके साथ वाले होते हैं, उनको देखते रहते हैं कि वो अपनी जीवन में क्या कर रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहा है, वो किस तरह की पोस्ट कर रहा है। ऐसी मुझे एक मेरी स्टूडेंट मिली थी, जयपुर में एक सेमिनार था, मैं गया था, उसको अब मुझे समझ में आया कि उसको फोमो की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो देखती थी कि उसके जो दोस्त हैं वो इंस्टाग्राम पे पार्टी कर रहे हैं और अब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे कपड़ों में फोटोज डाल रहे हैं, उसके लिए ये एंजाइटी का कारण था। उसको लग रहा था मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत पीछे छूट रही हूँ। जिंदगी में कभी कोई पीछे नहीं होता, मेहनत करते हैं, जितना मिलता है अपनी किस्मत का मिलता है। ठीक है, लीडिंग टू एंजाइटी इशू इज मोस्टली प्रीवेलेंट एमंग यंगस्टर्स नाउअडेज। आजकल अगर इसको देखा जाए तो ये जो एंजाइटी इशू है आपको ज्यादातर यंगस्टर्स में देखने को मिल रहा है, यानी आप लोग की बात हो रही है, साथ में मैं भी उसी में इंक्लूडेड हूं, ये हम लोगों की बात हो रही है। अगर आप मुझे थोड़ा यंग मानते हैं तो अगर आप मुझे वही घर वाले बुजुर्गों की कैटेगरी में ले चुके हैं, वरिष्ठ नागरिक, तो बात अलग है। मेडिटेशन हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, प्रॉपर स्लीप साइकिल्स हो गया, एमंग अदर सच प्रोडक्टिव हैबिट्स कैन हेल्प क्योर एंजाइटी। देखिए, हम लोगों की यही चीज गड़बड़ है, ना हम मेडिटेशन करते हैं, ना हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और प्रॉपर स्लीप साइकिल। मैं कह रहा हूं कि बच्चा अगर ये दोनों चीजें भी नहीं कर सकता ना, मतलब ये नहीं कर सकता, तो मेडिटेशन कर सकता है। और प्रॉपर स्लीप साइकिल्स हम लोग की बहुत ज्यादा गड़बड़ है, मतलब लोग टाइम पे कहाँ सोते हो, फोन देखते रहते हो, रीलें देखते देखते, शॉर्ट्स देखते देखते 2:30 बजा देते हो, 3 बजा देते हो, बाकी 1 घंटा उनकी यादों में गई, तो फिर बज जाते हैं 4, फिर तुमको उठ के हो 11 बजे 12 बजे। एमंग अदर सच प्रोडक्टिव हैबिट्स, ये एंजाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन मस्ट रिस्पेक्ट एंड लव वन से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम फलाने या ढिमकाने को प्यार करने से ज्यादा अपने आप को प्यार करें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें। हम क्या करते हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, बड़े भाई के नाते सलाह मान लीजिएगा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आप हो, आपके पास पापा का दिया पैसा भी है और आपके पास अपना खुद का वक्त है। हम क्या करते हैं, अपने प्रेम को या अपने दोस्ती को पाने के लिए, उसको खुश करने के लिए उसके ऊपर पैसा समय दोनों लगाते हैं। तो होता क्या है कि जब ये चीजें खर्च होती जाती हैं तो आप उतने ही छोटे होते जाते हो, और एक समय ऐसा आता है उनको देने के लिए ना आपके पास पैसा रहता है, ना आपके पास टाइम रहता है। तो वो दोस्त ना आपका दोस्त रह जाता है, ना आपका प्यार रह जाता है, वो दोनों आपको छोड़ देते हैं। फिर आप कहते हो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, तो फिर वही पलट के दोस्त और आपका प्रेम कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें ये करने के लिए। और जब ये आप अपने प्रेम से इस बात को सुनते हो कि इतना कुछ किया, जीवन भी आप पे निछावर कर दिया, और आप ही कह रही हैं कि मैंने कहा था ये सब करने के लिए, तो आप पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, और यही आपके एंजाइटी का कारण बनता है। इसलिए मैं ये कहूंगा
इस मनी और टाइम को खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें। जितना इन्वेस्ट करेंगे आप उतने बड़े होते जाएंगे, और जितने बड़े आप होते गए, सोचिए कितनी जगह है, कितने दोस्त यहाँ पे आ सकते हैं, आपको अच्छा प्रेम मिल सकता है, कितनी खुशी मिल सकती है, कितना जगह बना लिया आपने। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कितनी प्रेमिकाएं आ सकती हैं, ये सब गलत बातें हैं। दोस्त बहुत आ सकते हैं, प्रेमिका एक ही रखिएगा, है ना। तो ये बड़ी रियलिटी है, लोग समझते नहीं। खैर, विच इज डन विल हेल्प इन बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो आपको बूस्ट करेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, पॉजिटिव एनर्जी। अ पर्सन कैन बी वंस ओन थेरेपिस्ट इफ सी या ही सिट्स बैक फॉर अ वाइल कंटेम्पलेटिंग एंड मेडिटेटिंग। अगर कोई व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो सिट बैक यानी बैठ जाए एक जगह पे और मेडिटेट करे और कंटेम्पलेट करे यानी विचार करे इन चीज़ों को लेकर के, तो वो खुद का अपना थेरेपिस्ट बन सकता है। ठीक है, डीप ब्रेथ, a calm mind, a healthy body helps to inculcate positivity, which otherwise gets cancelled out due to several blocks of negativity created by limited mindsets। तो हमने यहाँ पे देखिए समझ लिया एंजाइटी के कारण के बारे में बात हो रही है, और एंजाइटी से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में बात हुई है। फोमो हमने देखा, फोमो क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखिएगा। अब कहता क्या है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्टिव हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार अगर हम देखा जाए तो अगर हमें एंजाइटी से ओवरकम करना है तो इसमें से ऐसा क्या है जो प्रोडक्टिव हैबिट नहीं है। ब्रशिंग टिप तो कहीं दूर दूर तक दिया ही नहीं था आपने कहा सर ये, ठीक है, यानी यही हमारा आंसर है, क्योंकि प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल तो चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, मेडिटेशन भी चाहिए, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द गिवन पैसेज इज मेनली बेस्ड। जो गिवन पैसेज है वो मेनली किस चीज पे बेस्ड है, पॉजिटिविटी पे बेस्ड है, एंजाइटी पे, फोमो पे या नेगेटिविटी पे। देखें आपके पैराग्राफ के अंदर एंजाइटी और फोमो दोनों दिया गया था, लेकिन वो कह रहा है आपसे कि मेनली बेस्ड, मुख्य रूप से किस चीज पे है, तो मेनली तो वो एंजाइटी पे है, फोमो तो उसका एक हिस्सा है। आगे फोमो की वजह से एंजाइटी होता है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एंजाइटी। तो ये आपका जो गिवन पैसेज है मेनली बेस्ड किस पे है, एंजाइटी पे। व्हाट इज द प्राइमरी इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड बाय रीडिंग द पैसेज, यानी पैसेज के रीडिंग के द्वारा आपका प्राइमरी इन्फ्रेंस क्या हो सकता है, क्या कंक्लूजन आपका हो सकता है। एंजाइटी कैन बी डिफीटेड बाय अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस। कह रहा है कि एंजाइटी जो है वो डिफीट किया जा सकता है, यानी उसको पीछे छोड़ा जा सकता है, हराया जा सकता है अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो और प्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस करे। देयर इज नो क्लिनिकल क्योर टू एंजाइटी एंड वन मस्ट ऑलवेज लिव विद इट। कह रहा है कि कोई भी एंजाइटी को लेकर के क्योर करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई क्लिनिकल क्योर नहीं है। आपको एंजाइटी हो गई तो आपको हमेशा इसी के साथ जीना पड़ेगा। फोमो इज द मेन रीजन वाई पीपल एक्सपीरियंस एंजाइटी। कह रहा है कि फोमो एक मुख्य कारण होता है जो लोग एंजाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं। एंजाइटी इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर इमोशनल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ एंड कांट बी डील्ड विद इंडिविजुअली। कह रहा है कि एंजाइटी जो है बहुत ही हार्मफुल होता है इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए, और आप इसको इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा का क्या, अच्छा हराया जा सकता है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 23 का, आपने कहा पहला बिल्कुल सही है। एंजाइटी कैन बी डिफीटेड बाय पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रोडक्टिव प्रैक्टिस, ए। ठीक है सर, पेड क्लास में फ्री क्लास में 18-20 का डिफरेंस चलेगा पर 15-20 का नहीं, ये क्या मतलब था। बहकी बहकी बातें क्यों करते हो बेटा, हैं नशा करते हो सुबह सुबह, खाली पेट हो, रगड़ लिया है तुमने, दबाया है होठों में, हैं पढ़ नहीं रहा है, 15-20 18-19 पता नहीं क्या कर रहा है पागल। व्हाट इज द फुल ऑफ फोमो, फियर ऑफ मूविंग आउट, फियर ऑफ मॉपिंग ऑन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या हो जाएगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड इनकलकेट एज यूज्ड इन द पैसेज। इनकलकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना अपने दिमाग में किसी चीज को इनकलकेट कर लीजिए, यानी इनग्रेन कर लीजिए, फर्मली स्टैब्लिश कर लीजिए, बैठा लीजिए अपने दिमाग में। तो किसी चीज को डेवलप करना, ठीक है। बेस्ट डिफाइंड मतलब आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है, ठीक है। अब भाई एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए हमें क्या करना है कि तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बाई होम। अगर कभी भी आपके सामने बाई होम आता है ना तो ध्यान रखिएगा बाई होम का तो हु होता है, तो आपने देखेगा भाई हर जगह पे हु हो गया, तो इससे तो हमें कोई मदद मिली नहीं।
तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब कभी भी अगर वाज आ जाए या कभी भी वर आ जाए और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, तो हमें जैसा कि पता है वाज वर्ब के बाद जो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है वो होती है हमारी पैसिव वॉइस। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा? तो हमें जैसा कि पता है कि एक्टिव वॉइस या तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यानी हमारा जो सिंपल पास्ट होता है, या भाई डिड के बाद हमारा वर्ब की पहली फॉर्म ये भी आती है। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो ये वाज है, ये हैज है और ये हैज है, तो यहां पे हु सब्जेक्ट है और ये डिड वर्ब के सेकंड फॉर्म की तरीके से काम कर रहा है। हु डिड दिस, तो बाय हुम वाज दिस डन। तो यानी ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसका एक्टिव है, तो ये रहा हमारा पैसिव। तो पैसिव में था तो एक्टिव बनाने के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डन। अगले पे आते हैं। अब जैसे यहां पे हमसे कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच बनाइए, यानी जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच बोला तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, लिखा है रोहित सेड द बोर्ड गेम इज माइन। तो यहाँ पे एक बार हम वर्ब देख लेते हैं। हमने क्या लिखा हुआ है? आपने कहा सर इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इज का क्या होना चाहिए? इज का तो वाज होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ भी वाज है, यहाँ पे भी वाज है और यहाँ पे वर लिखा था। इस वाले को तो हमने तुरंत हटा दिया। अच्छा, दूसरी बात हमें यहाँ पे ऐसे ही देख लेनी है, रोहित सेड द बोर्ड गेम इज माइन। तो यहां पे रोहित के लिए माइन यहां लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रोहित के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही यूज करते हैं। इसका पजेसिव एडजेक्टिव ये तो हो गया हमारा, ठीक है, नॉमिनेटिव केस। तो इसका क्या हो जाएगा? पजेसिव केस प्रोनाउन जो हो जाएगा वो हिज हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। तो यहां पे क्या दिया था? मी दिया था। यहां पे हर्ष तो वैसे गलत हो गया, गेम ये गलत हो गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि हमसे सिनोनिम बताना है हाईलाइटेड वर्ड का। द मोरल वैल्यूज इन दिस नेशन वर एट दियर नादिर ड्यूरिंग द ऑटोक्रेट्स रूल। अच्छा, ये सेंटेंस के साथ देने का ये कॉन्टेक्स्ट बनता है कि अगर जो भी बच्चे सेंटेंस से हिंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं कि मोरल वैल्यूज इन द नेशन वर एट दियर नादिर ड्यूरिंग द ऑटोक्रेट्स रूल। अगर भाई ऑटोक्रेट क्या होते हैं? यानी जो लोग डिक्टेटरशिप करते हैं, यानी जो लोग तानाशाही करते हैं। तो अगर तानाशाही किसी भी देश के अंदर चल रही है या तानाशाही के जो नियम कानून है उसके दौरान जो नेशन के अंदर मोरल वैल्यूज होंगे वो कहां पे हो जाएंगे? नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? द वर्स्ट मोमेंट, ऐसे भी आ सकता है द वर्स्ट मोमेंट, या ऐसे आ सकता है द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वर्स्ट मोमेंट भी आ सकता है, लोवेस्ट पॉइंट भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट। ज्यादातर हम लोगों को यह पता होता है कि नादिर का मतलब लोवेस्ट पॉइंट होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को जरा समझिए, वो लोवेस्ट पॉइंट किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। जैसे कोई सिचुएशन है, कोई कंडीशन है, तो उस सिचुएशन के अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल है, या उस सिचुएशन के अंदर इंसान की जो स्थिति है बहुत ज्यादा दयनीय है, तो उसे हम नादिर कहते हैं। तो चाहे हम इसको वर्स्ट मोमेंट बोले, चाहे लोवेस्ट पॉइंट बोले, चाहे अनसक्सेसफुल पॉइंट बोले। अगर किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, तो वो अपनी लाइफ के किस फेज में है? लोवेस्ट पॉइंट वाली फेज में है, राइट। तो इसका क्या हो जाता है? सिनोनिम बेस हो जाता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? बॉटम हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोवेस्ट पॉइंट, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे लिखा है इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इफ क्या है? जैसा कि हमें पता है ये हमारा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। यू क्या है? सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से हमारा प्लूरल वर्ब आया है। इफ यू लिव कहां पे? इन अ फॉरेन कंट्री। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। अब फॉरेन कंट्री क्या हुआ? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। कंट्री क्या है? नाउन है। कैसी कंट्री है? फॉरेन है। नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है। ए क्या है? आपने कहा सर आर्टिकल है जो कि इस कंट्री के लिए लिखा गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। फिर हमने आगे कॉमा देखा, क्योंकि ये पूरे के पूरे को हम क्या कह सकते हैं? ये जो हमारी इफ वाली क्लॉज है, यानी ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से लगा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये हमारी पूरी की पूरी कौन सी क्लॉज हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है। शुड क्या है? मॉडल वर्ब है। ट्राई क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। एंड क्या है? आपने कहा सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? आपने कहा सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन
सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। क्या करेगा? सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। मतलब अगर ये वर्ब की पहली फॉर्म है तो ये भी वर्ब की पहली फॉर्म। कोई गलती? आपने कहा कोई गलती नहीं है। यहां तक एक दिक्कत हो गई भाई, यहां पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। तो यहां पे लर्न द लैंग्वेज की बात हो तो हमें द लिखना पड़ेगा। तो गौर से देखिएगा, इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो यू शुड ट्राई एंड लर्न द लैंग्वेज। तो लर्न द लैंग्वेज, यहां पे द एक लड़का विल या शैल बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो वो शुड जो मॉडल वर्ब है ये हमें यूज की जाती है सजेशन के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, वो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको कोशिश करनी चाहिए और सीखनी चाहिए भाषा। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं तो द लैंग्वेज हो जाएगा। अच्छा, और वैसे भी बता दूं मैं आपको, ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा क्लॉज है? आपने कहा सर मेन क्लॉज है। तो ये मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सेंटेंस जो लिखा था आपके सामने कैसा सेंटेंस था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा था। तो अगर ये सारी बातें आप जानोगे ना तो आपको हर चीज क्लियर होगी। और एक बार सेम क्वेश्चन फिलर में दिया गया था। उन्होंने फिलर में क्या किया था? यहां ब्लैंक दे दिया था ए को और यहां ब्लैंक दे दिया था द को। फिलर में देगा तो ऐसे दे देगा, तो एक जगह आ लगेगा एक जगह द लगेगा। ठीक है सर, आप नहाए नहीं हो क्या? अबे सुधर जा बदतमीज। हाँ, तू पहले नहला दे, आ जा। हाँ, रगड़ेगा? अबे ऐसा रगड़ा दूंगा तुझे ना, सारी बदतमीजी भूल जाओगे पागल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। अब डायरेक्ट स्पीच देखिएगा सभी लोग, अब हमें क्या करना है ना कि डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना। इतने बड़े सेंटेंसेस आपको एग्जाम में पढ़ने नहीं है। इतना बड़ा पढ़ोगे, इतना सेंटेंस पढ़ोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो यहां पे आप सिर्फ वर्ब देखिए, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है? सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? आपने कहा सर पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम इसको किस में बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो पहले तो आई एम रिग्रेटिंग को काट दिया, आपने कहा हाँ जी। उसके बाद यहां पे देखिएगा आई रिग्रेट टू सप्लाई लिखा है, यहां से रिग्रेटेड हैविंग सप्लाइड लिखा है तो ये टू सप्लाई आ गया, इसको भी काट दिया। उसके बाद हमने देखा आई रिग्रेट सप्लाइंग लिखा है, ये भी काट दिया। तो आई रिग्रेट हैविंग सप्लाइड, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? तीसरा। जो लोग नहीं नहा के आए हैं इनको बुला लीजिए, ये सबको रगड़ देंगे। ठीक है, सुधर जा भाई, अभी भी मौका है। यहां पे अंडरलाइन वर्ड ये है अप्रिसिएशन। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, ये क्या करेंगे? आपको एक पूरा ऐसा सेंटेंस देंगे और सेंटेंस में किसी वर्ड को इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पूरे सेंटेंस को। अगर आपके सामने वर्ड दिया हो एप्रिसिएशन, तो जैसा कि हमें पहले से पता है कि एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रेज करना, इसका मतलब होता है किसी को एडमायर करना या किसी को अडोर करना। ठीक है, ये होता है प्रशंसा करना। अब भाई यहां पे देखिएगा, सिस्टम है, डिसरिगार्ड है, लैक है, बिगेटरी है। तो बिगेटरी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बायस। ठीक है, बायस का मतलब क्या होता है? यानी पार्सल, जिसको हम बोलते हैं प्रीजुडिस। एक बार मेरे साथ बोलो सभी लोग, प्रीजुडिस बोलो, प्रीजुडिस। मान लो कि तुम्हारा कोई पड़ोसी है, तुम उसका नाम रख दो प्रीजुडिस। जैसे कुछ होते हैं ना, जलते हैं, चचा टाइप के या चाची टाइप की लोग होती हैं जो बड़ी जरतुवही कहते हैं होती हैं, वो बहुत पक्षपात करती हैं, तो प्रीजुडिस नाम रख दो उनका। पार्सल, बायस, वो बिगेटरी होता है। अब आप कहोगे सर लैक मतलब अभाव होता है, जिसे हम लोग डर्थ कहते हैं, जिसे हम लोग मीगर कहते हैं, और ये सारे शब्द बहुत पूछे जाते हैं। यहां पे हो जाएगा डिसरिगार्ड। क्योंकि भाई अगर सोच के देखिए आप, ऐसे अगर आप किसी को प्रेज कर रहे हो, आप किसी को एडमायर कर रहे हो, किसी को अडोर कर रहे हो, समझना, अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं? आप उसको रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो हिंदी सीखने वाले बच्चे हैं वो ऐसे सीखते हैं, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। अब इनको ये तो अलग बातें लगती है कि रिस्पेक्ट मतलब हम सम्मान करना होता है और प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है। लेकिन अगर आप इसको रिलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये रिलेटेबल है। हम उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनसे हम हेट करते हैं, जिन्हें हम डिसलाइक करते हैं, ऑब्वियसली हम उनकी प्रशंसा तो नहीं कर पाएंगे।
तो जाहिर सी बात है भाई, अगर इधर हम प्रेज की बात करें तो इधर हम डिसरिगार्ड की बात करेंगे। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, आपने कहा इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिसऑनर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां कह रहा है कि द पेशेंट वाज सजेस्टेड टू कट ऑफ ऑन द डेली इनटेक ऑफ कार्ब्स। देखिए पहले एक एक करके समझते हैं कि पेशेंट को सजेस्ट किया गया था क्या करने के लिए, ऑन द डेली इनटेक ऑफ कार्ब्स, जो डेली बेसिस पे वो कार्ब्स लेता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, उसको वो कट ऑफ करते। तो भाई देखो, कट ऑफ का मतलब तो होता है किसी चीज को एक तरीके से रिमूव कर देना, किसी चीज को एक तरीके से एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर देना। अब अच्छा, रिमूव करने की बात हो रही है, या अगर मैं कट डाउन की बात करूं, या कट अबाउट, या कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। अब जरा आपको दिमाग लगाना है कि सर ये नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, या यहां पे हम तीसरा लिखते हैं। और वैसे कट अबाउट का मतलब होता है टू गो अराउंड अ प्लेस, टू गो अराउंड अ प्लेस, लोग जाते हैं ना इधर उधर घूमने, वो हो गया। तो अब देखो जी, कोई भी अगर डॉक्टर है तो वो अगर अपने पेशेंट को सजेस्ट करेगा तो किसी भी चीज को वो कम करने के लिए कहेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई डॉक्टर है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दोगे, जस्ट थिंक, तो आपकी बॉडी में एनर्जी कहां से आएगी, क्योंकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो सोर्स होता है एनर्जी का। लेकिन जब हम उसको बहुत अधिकता में खाने लग जाते हैं तो वो कार्ब्स जो हमें एनर्जी देता है, तो उसको हम डाइजेस्ट एक तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए बॉडी के अंदर हम एक्सरसाइज तो करते नहीं है, तो वो कार्ब्स हमारा फैट में स्टोर हो जाता है। इसलिए हम रोटी दाल चावल सब्जी भी खाते हैं तो भी हमारा पेट निकल जाता है, ये रीजन होता है। तो जाहिर सी बात है, वो चीज को किसी को रिमूव करने के लिए नहीं कहेगा, नहीं तो पेशेंट बहुत लंबे समय तक कार्ब्स नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसको एनर्जी कहां से मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, उसने कट डाउन करने के लिए बोला होगा कि आप बहुत अधिक खा रहे हैं, उसको कम कर लीजिए। कट फॉर का मतलब एक बच्ची पूछ रही है कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, जाकर के इसको सर्च भी करोगे इसका कोई लॉजिकल मीनिंग तुमको देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेजल वर्ब में किसी के साथ कुछ जोड़ के दे देते हैं लेकिन उसका कोई फॉर्मल मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है, कोई स्लैंग बन जाए तो वो डिफरेंट थिंग है। तो इस वजह से मैंने तुमको 3 ही लिखवाए हैं, एक कट ऑफ लिखवाया, कट डाउन लिखवाया, कट अबाउट लिखवाया, ठीक है। अगला देखिएगा, अब यहां पे क्या कह रहा है, जब कभी भी आपके सामने फिलर का क्वेश्चन आए तो फिलर में मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है दियर कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन। कन्विक्शन मतलब होता है दृढ़ विश्वास, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय। हेल्प्ड किमरिका ओवरकम, एक किमरिका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी जो कन्विक्शन थी, यानी जो इसका दृढ़ निश्चय था, इसका जो दृढ़ विश्वास था, उसने मदद की, क्या करने में मदद की, ओवरकम करने में मदद की, यानी उबरने में मदद की। किस चीज से, ऑड्स से। ऑड्स का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी से, प्रॉब्लम से। एंड बिकम इंडियाज, और वो क्या बन गया, भारत का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लग्जरी होटल टॉयलेटरीज एंड गेस्ट रूम एमिनिटीज। यहां पे एमिनिटीज शब्द दिया गया है। एमिनिटीज का मतलब क्या होता है, एमिनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, सर्विस। तो वो अपने सारे डिफिकल्टी से, मुसीबतों से लड़ करके अपने दृढ़ विश्वास और निश्चय के साथ उसने ओवरकम किया। तो यहां पे अनडिफिटेबल, देखो मैं ऑड्स को, डिफिकल्टी को ये बोल ही नहीं सकता कि ये अनडिफिटेड होता है, कि मतलब इसको हम कभी हरा ही नहीं सकते। आज तक ऐसी कोई मुश्किल नहीं बनी, आज तक ऐसा कुछ समस्या नहीं है जिससे हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑड अनडिफिटेड नहीं है। इनवायलेबल, इनवायलेबल का मतलब क्या होता है, नेवर टू बी ब्रोकन, नेवर टू बी ब्रोकन, जिसे कभी तोड़ा ना जा सकता हो। आपने कहा सर ये भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं होगा। अनस्टॉपेबल, जिसे रोका ना जा सकते। तो यहां पे हो जाएगा इनसरमाउंटेबल, इम्पॉसिबल टू ओवरकम। मतलब ये जो ऑड्स थे, ये जो मुश्किलें थी, उससे इम्पॉसिबल लग रहा था ओवरकम करना, उससे उबरना असंभव लग रहा था, लेकिन उसके कन्विक्शन ने, उसके दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय ने उससे उबरने में मदद की। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
यहां पे जरा देखिएगा, एरर का क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। देयर आर मोर देन 2 मिलियन, कभी भी ध्यान से देखें, कोई सेंटेंस अगर देयर से शुरू होता है, जिनको ना पता हो बता दूं, देयर हमारा एक एडवर्ब होता है। अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो हम वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि हम वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद, लेकिन आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया है, पहले सब्जेक्ट लिखा उसके बाद आपने वर्ब लिखा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने सेंटेंस की शुरुआत किससे की है? एडवर्ब से की है। जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? इन्वर्जन बोला जाता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है? जहां पे हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो यहां पे भाई गौर करिएगा, ये हमारा एडवर्ब है और यहां पे देखिएगा ये जो मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? आपने कहा प्लूरल। देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स। अब जैसा कि हमें पता है यहां बात हो रही है जॉब सीकर्स की, ये पर्सन को डिनोट कर रहा है और ये है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? आपने कहा सर हु, बिल्कुल सही है। लेकिन गौर अगर ये करें, यहां पे आर है और आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब। मेन वर्ब को मॉडिफाई करने वाला ये रहा एडवर्ब। लेकिन अगर कभी भी हम आर लिखें, इज लिखें या एम लिखें और उसके बाद अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो भैया हमको ये समझना है कि सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में है ही नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स, 2 मिलियन से ज्यादा जो जॉब ढूंढने वाले लोग हैं, हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट, उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। किसी दूसरे के द्वारा कंप्लीट नहीं करवाया गया है, उन्होंने ये काम खुद किया है। अगर उन्होंने ये काम खुद किया है तो एक्टिव होगा और एक्टिव के लिए हमको हैव लिखना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि जो हु हमारी रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जॉब सीकर्स आया हुआ है जो कि प्लूरल है और प्लूरल के लिए हमको हैव लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, अगर वो सिंगुलर होगा तो इधर सिंगुलर होएगा, अगर प्लूरल होगा तो इधर प्लूरल होएगा। समझ गए? तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस यानी हैव। समझ गए सभी लोग? एक बार भाई मेरे कमेंट करके बता देना, ठीक है? सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आती। अरे यार, मैं या तो कमेंट ऑफ कर दूंगा भाई, या तो मैं सब छोड़ के हिमालय में, आप माफ करिए, हमसे गलती हो गई। हम क्यों आ गए लाइव यहाँ पे पढ़ाने के लिए? हैं क्या समझ नहीं आ रहा? ये पर्सन लिखा, तेरा मुंह लिखा है। अभी इनकी जब शादी होगी इटैलिसाइज्ड वर्ड में लिखा रहेगा, इनकी बीवी का नाम मनोरमा, लेकिन ये उसको पढ़ लेंगे। अरे आप ऐसे लिख दीजिए मनोरमा, लेकिन इनसे ये देयर नहीं पढ़ा जा रहा, इनसे किंग नहीं पढ़ा, इनसे अरे तो पागल है क्या? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे तो आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपको लग रहा है मुश्किल है, तो मुझे तो लग नहीं रहा। हर बच्चे को पता है भाई प्रोफेसर, प्रोफेसर में डबल एस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मॉस्किटोज सिस्टेमेटिकली प्रॉफिट। प्रॉफिट का मीनिंग बता देता हूं मैं आप सभी लोगों को। प्रॉफिट का मीनिंग होता है हु स्पीक्स फॉर गॉड, ठीक है। जो जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, कथावाचक होते हैं, भगवान के बारे में उपदेश देते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, आपको स्पिरिचुअल के मतलब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लेकर के जाते हैं, वो हमारे प्रॉफिट होते हैं। बाकी यहाँ पे मॉस्किटो की स्पेलिंग गलत है। मॉस्किटोस की स्पेलिंग में क्या लिख लीजिएगा? एस सी हटाइएगा, ई एस लिख लीजिएगा, ठीक है। मॉस्किटोस यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? सर मैंने आपके 5 के सब्सक्राइबर्स कराए हैं, ये बात आपको नहीं पता है। अच्छा, सही में नहीं पता था, खैर बताने के लिए धन्यवाद। अगर सच में ऐसा, देखो ये एक बच्चे का तो मुझे पता है कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये सारे बच्चों का मिलाकर के कंट्रीब्यूशन है। ये मुझे पता है कि जो भी हूं, जैसा भी हूं, जो भी चल रहा है ये आप लोग के प्यार की वजह से चल रहा है। आज मुझे लगा था कि 200 बच्चे लाइव आएंगे, इस वजह से मैं कल नहाऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 200 बच्चे नहीं आएंगे और मैं कल नहाऊंगा भी नहीं। देखो अब एक कमेंट सर लगता है आप नहाए। अरे कंटेंट पे फोकस करेगा, मेरे नहाने पे फोकस करेगा। जूलिया हैज द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज। ये तो मैंने कितनी बार पढ़ा रखा है। एप्पल्स टू ऑरेंजेस का मतलब क्या हो गया? कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कांट बी कंपेयर्ड, ब्लेमिंग अदर्स फॉर हर मिस्टेक।
मतलब खुद की मिस्टेक के लिए दूसरों को ब्लेम करना। चूजिंग थिंग्स आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज को। अब कह रहा है कि सावधानी के साथ किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करके चुनना, ये भी नहीं होगा। परचेसिंग डिफरेंट फ्रूट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को परचेस करना, ये भी नहीं होगा। यहां पे ये हो जाएगा कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कांट बी कंपेयर्ड। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, अब कहता क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द टू वुमेन चैटेड इन अ फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर। ये आपको अच्छा देखो, सेंटेंस ग्रामेटिकली तो मुझे करेक्ट लग रहा है कि टू वुमेन चैटेड इन अ फ्रेंडली एंड पीसफुल। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये इलॉजिकल सेंटेंस है? दो औरतें, उन्होंने चैट किया था इन अ फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर। खैर बात पच नहीं रही है, अब क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है एंड दे हैड नोन वन अनदर फॉर अ लाइफ टाइम। अब जरा देखिएगा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। फ्रेंडली एंड पीसफुल मैनर, एपरेंट मतलब क्या होता है, क्लियर होता है। इसका मतलब क्या होता है, एविडेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर ऑब्वियस होता है, जिसको हम पेल्यूसिड भी बोल लेते हैं, जिसको हम लोग ल्यूसिड भी बोल लेते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट भी बोल लेते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट भी बोल लेते हैं। तो ये सारे शब्द आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे ट्रांसल्यूसेंट हो, चाहे ट्रांसपेरेंट हो, ल्यूसिड हो, पेल्यूसिड हो, ऑब्वियस हो, एविडेंट हो, क्लियर हो या मैनिफेस्ट हो। इन सब का मतलब होता है अस्पष्ट। अब यहाँ पे अस्योर मतलब सबको पता है। एब्सर्ड लिखा है, एब्सर्ड मतलब पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है बेढंगा या जिसको हम लोग कहते हैं बेतुका। ठीक है जी, जिसे रिडिक्यूलस बहुत पूछा जाता है, ल्यूडिक्रूअस ये भी बहुत पूछा जाता है। ये दो शब्द आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है, भले कुछ भी हो जाए। अच्छा कभी कभी ऐसे भी दे देगा, जरा ध्यान रखिएगा। कोई चीज अगर मान लीजिए रिडिक्यूलस है, कोई चीज अगर मान लीजिए ल्यूडिक्रूअस है, यानी कोई चीज बेढंगा है, बेदुका है, तो क्या बताइए मैं इसे इलॉजिकल नहीं बोल सकता क्या? क्या मैं इसे इरेशनल नहीं बोल सकता क्या? हाँ या ना, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? क्या मैं इसे अनरीजनेबल नहीं बोल सकता क्या? आप जरा रिलेट करके देखिए, कोई चीज भैया बेढंगा बेतुका तभी होती है जब वो इलॉजिकल हो, जब वो इरेशनल हो, जब वो अनरीजनेबल हो। लेकिन हमें क्या बताया जाता है कि इसकी मीनिंग हिंदी में अलग पढ़ा दी जाती है, इसकी मीनिंग हिंदी में अलग पढ़ा दी जाती है, तो बच्चा इसको रिलेट नहीं कर पाता। तो पता होना चाहिए कि लोग आपस में सिनोनिम है। एमिकेबली, एमिकेबली का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, जिसको हम लोग एमिएबल भी बोलते हैं। तो अगर फ्रेंडली और पीसफुल मैनर की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। समझ गए सर? इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगला देखिएगा, द वॉलंटियर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के जो वॉलंटियर्स हैं रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, पॉइंट ब्लैंक ऑफ डू व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, जो रिक्वेस्ट किया गया था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर थे, जो रिक्वेस्ट किया गया था उसको उन्होंने मना कर दिया। तो इसका मीनिंग पहले समझिए क्या होता है। इसका मीनिंग होता है रिफ्यूज कंप्लीटली, किसी चीज को पूर्ण रूप से मना कर देना, एंड विल नॉट चेंज डिसीजन, और अपने डिसीजन को किसी भी हाल में नहीं बदलना। जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी चीज को लेकर के डिसीजन ले लिया कि भाई अब मुझे ये काम करना ही नहीं है, तो वही होता है हमारा पॉइंट ब्लैंक। मैंने मना कर दिया, नहीं ये हमें करना ही नहीं है, और मैं अपने डिसीजन को भी नहीं बदलूंगा इसको लेकर के। तो इसका हो जाएगा रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक टू डू। एक्चुअली इसके बाद हम पॉइंट ब्लैंक टू डू यानी इंफिनिटिव का यूज करते हैं। यहां पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जितने बच्चों ने ए करेक्ट आंसर किया सही है। हाँ, पॉइंट ब्लैंक टू डू। ठीक, तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, ये होता है, इसको ध्यान रखना। तो आते हैं इस पे। अब भाई अगर इसका एंटेनिम आपसे पूछ रहा है, इसने इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस दे दिया, अब इस पे अंडरलाइन वर्ड है ट्रूथफुल। अच्छा मैं क्या करता बेसिकली, मैं तो पूरा सेंटेंस ही ना पढ़ता, क्योंकि मुझे पता था सेंटेंस पढ़ के मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। तो मैं ट्रूथफुल को यही समझ जाता कि यार इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है, ठीक है, जो व्यक्ति ट्रस्ट वर्दी होता है, जो व्यक्ति लॉयल होता है। समझ गया आप? तो आप इसको लिख सकते हो।
अच्छा, आप इसको कैंडिड भी लिख सकते हो। एक वर्ड शायद आप ज्यादा ना ध्यान देते होंगे, दैट इज फोर्थ राइट। तो फोर्थ राइट है, कैंडिड है, ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, ये सब। अब यहां पे जरा उल्टा इसका क्या हो जाएगा, आपने कहा सर डिसीटफुल। डिसीटफुल मतलब क्या होता है, जो धोखा देने वाला होता है। अनरिस्ट्रेन, अच्छा जी, ये जो रिस्ट्रेन शब्द होता है, रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना होता है। तो जाहिर सी बात है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल करना किसी चीज को, इसी का अपोजिट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिएगा, डाई ए डॉग्स डेथ, कहते हैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते की मौत मारने का मतलब क्या हो गया, मिजरेबल डेथ, यानी ऐसी मौत जो बहुत ज्यादा दयनीय हो। ठीक है, कुत्ते की मौत मरना, जैसे कुछ लोग एक दूसरे को श्राप दे देते हैं, गुस्सा, तू कुत्ते की मौत मरेगा, ठीक है, तू इतना पापी इंसान है। तो क्या बोलूं, द ओल्ड बिजनेसमैन डाइड इन पीस आफ्टर मीटिंग हिज होल फैमिली ऑन हिज डेथ बेड। ये तो गलत है कि भाई ओल्ड बिजनेसमैन डाइड इन पीस, वो सुकून से मर गया। तो भाई सुकून से मरने वाली बात ही यहीं से खत्म हो गई। कल की बात है, एक पुअर वेजिटेबल सेलर जो है डाइड इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में मारा गया। ठीक है, अच्छा जी। फिर डॉक्टर हु यूज्ड इलीगल मेथड्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस मस्ट डाई अ सेमफुल डेथ। अब देखिए, आप ना बी में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन कोई अगर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है, कुत्ते की मौत नहीं होती है। या भाई किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट में इंसान मारे जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर हु यूज्ड इलीगल मेथड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमंस मस्ट डाई ए सेमफुल डेथ और मिजरेबल डेथ। तो यानी तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, सेमफुल डेथ हम लगा सकते हैं। आते हैं, देखिए ये हमारे जो पेड वाले बच्चे हैं, यानी जो हमारे कंप्रेहेंशन बैच में एनरोल हैं, वो तो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूं कि जितने हमारे यूट्यूब वाले भी बच्चे हैं, वो किसी से कम नहीं है। वो मेरा कोर्स अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है, किसी का तो कोर्स पढ़ा होगा। ठीक है, इतनी तो उनको समझ होगी। तो हमारे सामने देखिए ये 2 स्लाइड्स हैं, ठीक है, और हमारे सिलेक्शन पोस्ट में 100% बता रहा हूं इसी तरीके के पैसेज हमारे आएंगे। यानी या तो हो सकता है सिंगल स्लाइड में भी आ जाए, लेकिन हो सकता है डबल स्लाइड में भी आ सकता है। ठीक है, आपकी किस्मत किस्मत वाली बात है। ठीक है, करें अब शुरुआत करें, चलिए मेरे साथ पढ़िएगा सभी लोग। यहां पे लिखा हुआ है द सेज ऑफ साइंस। देखिए पहले तो इस बात को समझ लीजिए, ये जैसा कि सेज मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, सेज मतलब होता है बुद्धिमान, यानी जिसको हम लोग सेंसिबल बोलते हैं, या जिसको हम परसेप्टिव बोलते हैं, या जिसको हम प्रोफाउंड बोलते हैं। यानी वो कहता है कि सेज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के ज्ञाता। और किसकी बात हो रही है, आइंस्टीन की बात हो रही है। ठीक है, सेज ऑफ साइंस। अब कह रहा वाज सिटिंग इन अ डिप्रेसिव एंड पेंसिव मोड वन इवनिंग। एक शाम की बात है, वह बैठा हुआ था डिप्रेसिव और पेंसिव मोड में। डिप्रेसिव का मतलब यहां पे है सैड से, दुखी, और पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। यानी होता नहीं है कि इंसान कभी कभी एकदम दुखी है और एकदम कुछ सोच रहा होता है, उसके दिमाग में चल रहा होता है और वो बैठा हुआ होता है। ठीक, आगे लिखा है कि हिज आईज वर ब्रिमिंग विद टीयर्स। उसकी जो आंखें थी वो आंसू भरे हुए थे और आंसुओं से छलक रहे थे। ब्रीमिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीमिंग का मतलब होता है टू बी फिल्ड, यानी भरा हुआ होना। जैसे कभी कभी होता है इंसान को दुख हो, तकलीफ हो तो आंखें भर जाती हैं। द पेन वॉज एविडेंट ऑन हिज फेस। एविडेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर यानी स्पष्ट। जो उसका दर्द था उसके चेहरे पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। ही पीप आउट। पीप आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहां पे झांकना। तो ही पीप आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज रूम। उसने अपनी रूम की खिड़की से बाहर झांका। द सन हैड सेट अ फ्यू मिनट्स बैक। थोड़े समय पहले ही सूरज अस्त हुआ था। द स्काई वॉज फिल्ड विद रेडिश ग्लो। पूरे आसमान पे रेडिश ग्लो था, यानी पूरे आसमान पे लालिमा छाई हुई थी, क्योंकि जब सूरज अस्त होता है तो आसमान लाल हो जाता है। एट दिस सनसेट ही फेल्ट दैट इट वॉज ह्यूमैनिटी दैट हैड संक इनटू डेविलिश डार्कनेस। अब उसको ये लालिमा देख करके लगा कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो एक तरीके से डेविलिश डार्कनेस के अंदर डूबती जा रही है, यानी अंधकार में डूबती जा रही है। ठीक है, एंड द रेडिश ग्लो इन द स्काई। और जो स्काई में यानी आसमान में जो रेडिश ग्लो है, यानी जो लालिमा है, वाज द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी। वो उसे ऐसा लग रहा है कि वो ह्यूमैनिटी की ब्लड है, यानी मानव का रक्त है,
जो स्पिलिंग ऑल ओवर द स्काई फ्रॉम अर्थ, जो पृथ्वी से लेकर के आसमान तक बिखरा पड़ा है। अब ऐसा उसको क्यों लग रहा है? विद टायर्ड स्टेप्स, थके हुए कदमों से, ही वॉक्ड बैक टू हिज चेयर, वो आता है एंड सेटल डाउन, अपने कुर्सी पे बैठ जाता है। इट वॉज द 9th of August 1945, समय था 9 अगस्त 1945 का। 3 दिन पहले he had felt the same agony as if someone had torn him apart। कह रहा कि 3 दिन पहले 9 अगस्त 1945 को he had felt the same agony, उसको बिल्कुल ऐसी ही असहनीय पीड़ा महसूस हुई थी जैसे किसी ने had torn him apart, उसको बीच से फाड़ दिया हो। ठीक है। He was deeply hurt, वो बहुत ज्यादा अंदर से दुखी था। And depressed when he heard on the radio that America had dropped an atom bomb on the Japanese city, और इस चीज से वो सुन के बहुत ज्यादा डिप्रेस था रेडियो पर कि अमेरिका ने जापानीज सिटी पर बॉम्ब गिरा दिया है। और किस पे गिराया था? हिरोशिमा पे। टुडे विद इन 3 days अनदर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, और 3 दिन के अंदर ही उसने दूसरा बॉम्ब गिराया दूसरी सिटी नागासाकी पे। एंड लैक्स ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड, और लाखों लोग मारे गए थे। He had heard that the blast released so much energy that it had paled all past destructions in comparison, and death had played out a pitiable dance of destruction। वो कह रहा है he had heard, उसने सुना था, that the blast released so much energy, जो blast हुआ था उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई थी, बहुत सारी उष्मा निकली थी। that it had paled all past destruction in comparison and death had played। तो कह रहा कि अभी तक पास्ट में जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए थे वो इस डिस्ट्रक्शन के सामने पेल पड़ गए। पेल का मतलब फीका पड़ना, वैसे इसका मतलब लाइट कलर होता है, यहां पे इसका मतलब क्या है? फीका, फीका पड़ना, फीके पड़ गए। डेथ हैड प्लेड आउट अ पिटिएबल डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक तरीके से कहते हैं ना भैया, नंगा नाच चल रहा है, इतनी तबाही, इतनी तबाही। The flames that broke out of the bomb were burning, melting and exploding buildings। Flames that broke out, ये जो फ्लेम्स, जो उष्मा उससे निकल रही थी बॉम्ब से, वो जला रही थी, पिघला रही थी और फाड़ रही थी सारे बिल्डिंग्स को। ठीक है। Scared of the heat of the bomb, people had jumped into lakes and rivers। इस बॉम्ब की हीट से भयभीत होकर के, उससे जो उष्मा निकल रही थी, जो गर्मी निकल रही थी, उससे भयभीत होकर के लोग जो है वो लेक्स और रिवर्स में कूद रहे थे। बट द वाटर वॉज बॉइलिंग एंड द पीपल टू वर बर्न्ट एंड किल। लेकिन पानी में कूद रहे थे, लेकिन पानी उबल रहा था और जिसकी वजह से लोग जल गए और मारे गए थे। द एनिमल्स इन द वाटर वर ऑलरेडी बॉइल्ड टू डेथ। और जो पानी में एनिमल्स थे वो पहले ही उबल के मर चुके थे। एनिमल्स, ट्रीज, हर्ब्स, फ्रैग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट्स वर ऑल टर्न्ड इनटू एसेस। जो आपके जानवर थे, पेड़ थे, हर्ब्स थे, फ्रैग्रेंट फ्लावरिंग, मतलब सारी की सारी चीजें वो राख में बदल चुकी थी। द एटॉमिक एनर्जी डिस्ट्रक्शन हैड जस्ट नॉट स्टॉप देयर। और जो एटॉमिक एनर्जी डिस्ट्रक्शन हुआ था वो कह रहा कि बस यही नहीं रुका। इट हैड एंटर्ड द एटमॉस्फियर देयर एंड हैड स्प्रेड रेडिएशन दैट वुड अफेक्ट पीपल फॉर generations to come and would also bring about destructive and irreversible biological change in animals and plants। अब वो कह रहा है कि भाई ये डिस्ट्रक्शन यहां नहीं रुका, जो इसका रेडिएशन था वो वहां के एटमॉस्फेयर में घुल चुका था, जिसकी वजह से वो अफेक्ट करेगा जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को, टू कम एंड वुड ऑल्सो ब्रिंग, और वो इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंज लाएगा एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर हवाओं में, एटमॉस्फेयर में रेडिएशन होगा तो वहां पे बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे एनिमल्स के अंदर और इंसानों के अंदर भी। उसके बाद कहता है कि एज द न्यूज ऑफ द एटॉमिक अटैक रीच्ड आइंस्टीन, आइंस्टीन के तक एटॉमिक अटैक की न्यूज पहुंची। एंड ही बिकेम अवेयर ऑफ द ग्लेयरिंग हॉरर ऑफ द अब्यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड ही बिकेम अवेयर, और वह जागरूक हुआ किस चीज को लेकर के? द ग्लेयरिंग हॉरर ऑफ द अब्यूज ऑफ एटॉमिक। यहां पे अब्यूज का मतलब गाली मत समझिएगा, यहां पे एटॉमिक एनर्जी के दुरुपयोग की बात हो रही है। ठीक है। यानी अब्यूज का मतलब यहां किसी को गाली देने से नहीं है, यहां पे दुरुपयोग करने से है। उसका जो डिस्ट्रेस था और उसकी जो बेचैनी थी, मतलब उसकी जो तकलीफ थी, उसकी जो बेचैनी थी, न्यू नो बाउंड्स, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं थी। इस हद तक वो बेचैन और परेशान था। He could not control himself and picked up his violin to turn his mind on to other things। तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने इमोशंस को, और उसने अपनी वायलिन उठाई और अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की। टर्न हिज माइंड ऑन टू अदर थिंग, दूसरे चीजों पे लगाने की कोशिश की। वाइल
प्लेइंग द वायलिन, वायलिन बजाते समय ही ट्राइड टू डिजॉल्व हिज डिस्ट्रेस इन इट्स सैड नोट्स, यानी वायलिन में वो सैड नोट्स बजा रहा था और उसमें उसने अपने तकलीफ को बिल्कुल डिजॉल्व करने की कोशिश की, हम उसमें इस कदर घुस जाएं कि हमें बाकी की जो चीजें हुई हैं वो मैं भूल जाऊं, ठीक है। बट कुडेंट, लेकिन वो भूल नहीं सका। ही वॉज बर्निंग ऑन द एम्बर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद एन ओशन ऑफ एगोनी, उसका पूरा जो हार्ट है जो वो ओशन ऑफ एगनी से भरा हुआ था, यानी असहनीय पीड़ा से। ओशन का मतलब समुद्र होता, इतना जैसे समुद्र में जितना पानी उतने उसके दिल में पीड़ा थी, ये कहने का एक तरीका है। एंड टीयर्स जस्ट कंटिन्यूड स्ट्रीमिंग अनकंट्रोलेबली आउट ऑफ हिज आइज, और उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बहे जा रहे थे। नाइट हैड फॉलन, हिज डॉटर केम अप एंड आस्क्ड हिम ईट समथिंग एज ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग फॉर द लास्ट 4 days, वो 4 दिनों से कुछ खाया हुआ नहीं था, तो रात हुई तो उसकी बेटी आई और उसने पूछा कुछ खाने के लिए। His voice was restrained and he said, उसकी आवाज रिस्ट्रेन, यहाँ पे वैसे तो रिस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट में आपसे मीनिंग पूछी जाती है, तो यहाँ रिस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल नहीं है। कभी कभी इंसान इतना रो लेता है, इतना तकलीफ में होता है तो उसका गला भर आता है, तो आवाजें निकलती नहीं है, तो उसको रिस्ट्रेन के रेफरेंस में लिखा जा रहा है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वह उस रात सो नहीं सका, लेटा हुआ था। ही वॉज थिंकिंग हाउ ही हैड ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट टूवर्ड्स द डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। कह रहा कि ही वॉज थिंकिंग हाउ ही हैड ड्रॉन द अटेंशन of then American President Roosevelt towards the destructive powers of atomic bomb. He had thought this would be used to scare Hitler and put an end to the barbarism that Hitler was up to. मैं समझा देता हूं आपको, ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुआ था। बेसिकली आपने एक अभी मूवी रिसेंटली भी देखी होगी, ओपनहाइमर। तो ओपनहाइमर में एक्चुअली ये सारी चीजें दिखाई गई है, तो ये हिटलर की जो क्रूरता थी, बैरबरिज्म था, उसको रोकने के लिए, उसको डराने के लिए ये चीज बनाई गई थी, ठीक है। यही इसका बेसिकली पर्पस था। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट उस टाइम अमेरिका का था, जो रूसवेल्ट, उसने यही करी काम, बदतमीजी, कि उसने उसको जापानीज के ऊपर जाकर के गिरा दिया। हाउएवर, हालांकि रूसवेल्ट केप्ट हिम इन द डार्क एंड मेड फॉल्स प्रॉमिसेस। अब वो कह रहा है ना कि उसको ऐसा लगा कि उसने उसको अंधेरे में रखा और उससे झूठे प्रॉमिसेस किए। इवेंचुअली ही हैड अब्यूज्ड आइंस्टीन्स इक्वेशन, वो कह रहा है कि ऑथर कह रहा है कि उसने जो आइंस्टीन का इक्वेशन था इक्वल टू MC स्क्वायर को अब्यूज किया, यानी अब्यूज का मतलब उसका दुरुपयोग किया। दैट रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, और परिणाम सबके सामने है। हिज एक्शंस हैड मेड साइंस एंड साइंटिस्ट आर मर्डरर्स, उसके एक्शन ने, किसके, ये रूसवेल्ट के, उसके एक्शन ने साइंस और साइंटिस्ट को क्या बना दिया, मर्डरर्स बना दिया। आइंस्टीन केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आइंस्टीन बहुत लंबे समय तक इसके बारे में सोचता रहा। अंततः he slept into sleep, वो सो गया। when he woke up at dawn, जब वो भोर में उठा, there was a new dawn in him too, the atomic threat had transformed his heart, मतलब उसको इस एटॉमिक का जो थ्रेट था उसको पूरी तरीके से उसके दिल, हार्ट को बदल दिया था, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूं वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुआ क्या था। खैर इसमें भाई आप लोग ज्यादा जानते होंगे। एक्चुअली उसमें क्या है कि इनकी एक पनडुब्बी जा रही थी शायद, या नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, किसी रास्ते अमेरिका के शायद 1000 सैनिक मारे गए थे जापानीज के द्वारा। पहला हमला इन्हीं का हुआ था, और इसका एक बड़ा कोई बोर्ड था, कुछ था, जापानीज वालों ने उसको तबाह कर दिया था। तो इसकी वजह से ये इन्वॉल्व हुआ था और उसके ऊपर बॉम्ब गिराया था। खैर इतनी बड़ी बात नहीं थी कि बॉम्ब गिराने वाली बात, इसमें लाखों लोग मारे गए, इतने जानवर मारे गए। खैर उस बारे में क्या बात करना, आते हैं क्वेश्चन पे। व्हाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट, आइंस्टीन ने खाने से क्यों मना कर दिया था, अब आपको यह बताना है, ठीक है। एज ही फेल्ट हैप्पी, क्योंकि वो खुश था, भैया खुश था तो खाने से क्यों मना कर दिया। हमें कंफ्यूजन आएगी एज ही फेल्ट वरिड, क्योंकि वो चिंतित था। एज ही फेल्ट गिल्टी, एज ही फेल्ट सिक, बीमार तो था नहीं। बहुत सारे बच्चों को वरिड लग सकता है, लेकिन सही मायने में वो चिंतित नहीं था, वो गिल्टी था, ठीक है, क्योंकि उसने जिस चीज के पर्पज से बनाया था वो पर्पज तो पूरा नहीं किया गया, उससे कुछ और हो गया। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल आपको क्या लग रहा है। एटम बॉम्ब टाइटल होगा, आइंस्टीन एंड हिज, वायलिन को जरूर हमने मेंशन किया था लेकिन ये टाइटल तो नहीं था, ये एक उसमें हिस्सा था छोटा सा। डेथ इन हिरोशिमा, वार एंड डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर।
वार एंड डिस्ट्रक्शन, ये पूरे पैसेज का अप्रोप्रिएट टाइटल है। अगला देखिएगा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम क्या है इस पूरे पैसेज का? आइंस्टीन और उसकी जिंदगी, एटॉमिक वार एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, एटॉमिक वार और उसके होने वाले परिणाम, आइंस्टीन एंड हिज लव फॉर म्यूजिक, आइंस्टीन और उससे म्यूजिक को लेकर के प्रेम, साइंस एंड इट्स बैड साइड, साइंस और उसके बैड साइड। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दो में तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, ये दो में कंफ्यूजन होगा, साइंस और उसके बैड साइड और एटॉमिक वार एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। अगर पूरे पैराग्राफ को हम देखें तो एटॉमिक वार के ही आसपास नाच रही थी जिससे लाखों लोग मारे गए थे, तो ये हमारा मेन थीम है। यहां पे एक वर्ड दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम दैट इज सेट, कह रहा फ्रॉम द पैसेज, पैसेज के अनुसार ये जो सेट वर्ड दिया गया है उसका आपसे अपोजिट पूछ रहा है, तो सेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग बताइएगा। क्या हो जाएगा सेट का? राइट, एग्जैक्टली। सेट का मतलब होता है बाबा पुट डाउन। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्लेस कर देना। एक्चुअली क्या होता है जब कोई चीज पैसेज के अनुसार पूछ दी जाती है ना, तो हमें पैसेज को बड़ा ध्यान से पढ़ना रहता है। तो अगर हम यहाँ पे किसी चीज को नीचे रखने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम राइज की बात करेंगे, तो जिन बच्चों ने सी किया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक गेटअप, गेटअप मतलब उठना होता है बेटा, कितनी बदतमीजी करोगे हैं, इतनी काफी नहीं थी। दूसरा देखो, अब आते हैं क्लोज टेस्ट। एक पैसेज तो आएगा ही आएगा और क्लोज टेस्ट भी आएगा। अब कहता है कि वी नो इनफाइनाइटली अबाउट द वेल्दी पीपल ऑफ इजिप्ट देन वी डू अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल। अब यहां पे कह रहा है कि अगर हम ऑर्डिनरी पीपल के कंपैरिजन में अगर हम वेल्दी पीपल की बात करें इजिप्ट के, यानी इजिप्ट के अगर हम जो सामान्य लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, अगर उनकी तुलना में हम बात करते हैं वेल्दी पीपल की, तो उनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। एज मोस्ट मॉन्यूमेंट वर मेड फॉर द रिच, और ज्यादातर हम देखेंगे जो मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं यानी जो स्मारक बनाए गए हैं वो रिच के लिए ही बनाए गए हैं, अमीरों के लिए ही बनाए गए हैं। हाउसेस इन विच ऑर्डिनरी इजिप्शियन लिव्ड हैव नॉट बीन प्रिजर्व, कह रहा है कि ऐसे घर जिसमें ऑर्डिनरी इजिप्शियन रहते थे यानी आम लोग रहते थे, उसको संरक्षित नहीं किया गया है, यानी उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। एंड व्हेन मोस्ट पीपल डाइड देवर, और जब ज्यादातर लोग मरे यानी आम लोगों की बात हो रही, जब वो लोग मरे तो देवर इन सिंपल ग्रेव्स, उनको ऐसे ही मामूली मतलब ग्रेव्स में जो दफन जिसमें करते हैं, ऐसे कुछ होता ना कि जो बड़े लोग मरते हैं तो उनका अच्छा खासा ग्रेव बनाया जाता है, इनकी समाधि वगैरह बस ऐसे ही आम थी। मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन द ओल्ड किंगडम और मॉन्यूमेंट्स ऑफ द रिच पिरामिड्स एंड टॉम्स। अब कह रहा है मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन की जो ट्रेडिशनल सोर्सेज से अगर अधिकांश चीजों को समझा जाए, देखा जाए, तो जो ओल्ड किंगडम है, अब यहाँ पे तो खैर भरना पड़ेगा क्या होगा, जैसे आर मॉन्यूमेंट्स ऑफ द रिच पिरामिड, यानी जो रिच के मॉन्यूमेंट हैं, पिरामिड हैं या टॉम्स हैं, यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। इवन ये क्या है, पपिरी, पपिरी कम मेनली फ्रॉम द पिरामिड टेम्पल्स, ये जो पपीरी है वो मेनली कहां से आता है, पिरामिड टेम्पल से आता है। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि डेट वाज द इजिप्शियन ओनली प्री ऑक्यूपेशन। तो देखो मिला जुला करके ये एक ऐसा था जिसमें इजिप्ट को लेकर के ऑर्डिनरी और जो रिच लोग थे उनके बारे में बात की थी। एक छोटा सा कंपैरिजन हमको देखने को मिला जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई अमीरों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि उनके आपको अच्छे स्मारक देखने को मिल जाएंगे, उनके घर को, उनके हर चीज को हम प्रिजर्व करके संरक्षित करके रखते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ना तो उसके घर प्रिजर्व किए जाते हैं, ना उनके ऐसा ग्रेव कोई बनाया जाता है कि भाई लोग जाने कि ये कौन सा व्यक्ति है। ठीक है, कुछ नहीं। तो अगर सबसे पहला कोई भी बच्चा कर सकता है ना, वो सबसे आसान था, वो ऐसे, इसको हमने पढ़ लिया। पहले तो रीड द पैसेज केयरफुली, हमेशा पैसेज को हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए, पूरे जल्दबाजी में कभी मत किया करिए इसको। तो वी नो इनफाइनाइटली अबाउट द वेल्दी पीपल ऑफ जिसिम, यहां लिखा था देन। अब यहां पे देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, कुछ लोग इसको ट्रिक का नाम दे देते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉमन सेंस है। अगर यहाँ पे देन की बात हो रही है तो ये कंपैरिजन हो रही, तो हमको चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। तो अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो मच क्या होता है, ये भी पॉजिटिव डिग्री होती है, जो मेनी होता है ये भी पॉजिटिव डिग्री होता है, जो मोस्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, मोर होता है कंपैरेटिव डिग्री। दो पॉजिटिव डिग्री हैं, लेकिन इसमें जो मच होता है वो क्या बताता है, आपने कहा सर ये बताती है क्वांटिटी, और ये जो मेनी है ये क्या बताता है, ये बताता है आपका नंबर यानी संख्या। ठीक है भाई, और ये तो सुपरलेटिव डिग्री, हमको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो हम क्या लगा देंगे, मोर।
डन, पहला तो क्लियर हो गया भाई, मोर देन होगा। दूसरा आते हैं यहाँ पे, वी डू अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल एज मोस्ट मॉन्यूमेंट वर मेड फॉर द रिच, यानी बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं, ऐसे मकबरे वगैरह होते हैं जो रिच के लिए बनवाए जाते हैं। हाउसेज इन विच ऑर्डिनरी इजिप्शियन लिव्ड हैव नॉट बीन प्रिजर्व, और जिसमें ऑर्डिनरी इजिप्शियंस रहते थे उसको संरक्षित नहीं किया गया है। एंड व्हेन मोस्ट पीपल डाइड दे वर, अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये दे है हमारा सब्जेक्ट है, ये वर है, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे इज एम आर वाज वर होते हैं इनके बाद या तो हम आईएनजी फॉर्म रखते हैं या तो थर्ड फॉर्म रखते हैं। यहाँ पे आईएनजी भी है, थर्ड भी है, लेकिन अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे हम ग्रेव में यानी दफन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जो बंदा मर जाएगा तो वो तो खुद को दफन कर ही नहीं सकता, दफन किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा, यानी पैसिव होना चाहिए। तो पैसिव होना चाहिए तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी चाहिए। तो ये तीनों हम काट देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ब्यूरिड, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ओल्ड किंगडम। अब क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप मीनिंग इस वजह से भी नहीं समझ पाते क्योंकि यहाँ ब्लैंक दिया है। जैसे हमने देखा मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल सोर्सेस, इंफॉर्मेशन के जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेस में अधिकांश जो है वो अबाउट द ओल्ड किंगडम। तो यहाँ पे देखिए अबाउट हो गया, किसी चीज के बारे में, रिगार्डिंग किसी चीज के संबंध में बात करते हैं तो अबाउट। एट का जो यूज होता है, बेसिकली एट का यूज हम करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए या कोई स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक। ऑन का यूज करते हैं डेज या डेट्स के लिए बेसिकली, और या फिर अगर कोई चीज मान लीजिए ऐसा सरफेस पे रखी है उसके लिए, ठीक है, जैसे देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। ऑफ जो होता है, ऑफ का यूज करते हैं हम डिटैचमेंट के लिए, यानी कोई चीज जब हम किसी चीज से अलग कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, ठीक है, डिसकनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो अबाउट हो जाएगा। अबाउट द ओल्ड किंगडम आर मॉन्यूमेंट ऑफ द रिच लाइक सच दस एज। लाइक कह रहा है कि लाइक क्या, लाइक पिरामिड्स एंड टॉम्स। यहां लाइक का मतलब आप वर्ब मत समझिएगा, उसका मतलब आया है, वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, जब कभी इस तरीके से ब्लैंक हो जाया करे तो आप लोग घबराया मत करिए। आपको लगता होगा ये किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच है, ऐसा नहीं। जब मेरा दिमाग अपने आप में 100% काम करने लगता है पीक, तो मैं डिसअपियर हो जाता हूँ। तो ये क्या होता है कि मेरा डिसअपियर होना है। तो आप लोग इसको टेक्निकल ग्लिच समझ करके इरिटेट कभी मत हुआ करिए, आप इंतजार किया करिए कि बाबा दोबारा से प्रकट होंगे, ठीक है, उतना पेशेंस बस रख लिया करिए। तो यहाँ पे लाइक पिरामिड एंड टॉम्स हो जाएगा। और वैसे बता दूं, ये जो सच होता है ये एक्चुअली में बेबा डिटरमिनर होता है, और ये डिटरमिनर होता है अगर प्रीवियसली या ऑलरेडी किसी चीज को आपने पहले से मेंशन कर रखा है, उसके लिए हम सच लगाते हैं। 10 नहीं होगा, एज नहीं होगा, ठीक है, लाइक हो जाएगा। एज बेसिकली कंजंक्शन के तरीके से भी काम करता है जब ये रीजन बताता है, एज हमारा एडवर्ब के तरीके से भी काम करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, इवन पप्रिकम मेनली फ्रॉम। अच्छा ये मैं बताऊं, आपने अगर एक छोटी सी चीज नोटिस करी होगी, तो मैं कह रहा इसको ना पढ़ो तो भी बच्चा कर सकता था, क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार आपसे बताया है कि पप्रिकम मेनली फ्रॉम पिरामिड टेम्पल्स। दिस डज नॉट मीन वो मेनली पिरामिड टेम्पल से मुख्य रूप से आता है या लिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि। तो ये देखिए कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है, कंट्रास्ट बता रहा था, और कंट्रास्ट बताने के लिए हम कंजंक्शन पता है क्या यूज करते हैं, बट, क्योंकि हमें यहाँ कंजंक्शन चाहिए। और देखिए येट हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। देन क्या होता है, एडवर्ब होता है। मोर एवर क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो अगर हमें किसी चीज का एडिशन बताना है, ठीक है, एडिशनल यानी अतिरिक्त चीजें बतानी, उसके लिए मोर ओवर। देन जो है वो टाइम बताता है, येट भी टाइम बताता है, ठीक है। एट का मतलब टिल नाउ होता है। यहाँ पे कंट्रास्ट बताने की बात हो रही है तो बट